अध्याय 401 प्रेतवाधित हमला। अंधकार, ब्रह्मांड का शाश्वत रंग, मौन और हर चीज से रहित। केवल तारे ही टिमटिमा रहे थे, जिनसे प्रकाश की हल्की हल्की किरणें निकल रही थीं। स्टेला फोर्ट्रेस के बाहर एक काली अंतर्धारा ज्वार की तरह उमड़ रही थी। ग्रेट वॉल यूनिवर्सिटी और ग्रेट वॉल लीजन के छात्र और सैनिक दोनों ने सांस रोककर आसमान की ओर देखा। लेफ्टिनेंट कर्नल के साथ भीड़ के बीच खड़े वीर के चेहरे पर भी गंभीर भाव थे और वह चुप थे। वातावरण अभूतपूर्व रूप से तनावपूर्ण था। अंधकार में अंतरिक्ष में एक विशाल बादल जैसी छाया गुजरी, असीम और अनंत। जहां भी वह गई, तारे मंद पड़ गए और सारी ऊर्जा समाहित हो गई, जो पुनर्तः शीतकाल और मृत्युमय सन्नाटे में परिणत हुई। अंधेरी धारा ज्वार की तरह उमड़ती चली गई, एक के बाद एक लहरें उठती गईं, मानो कभी खत्म न होने वाली हो। सब कुछ निगलती चली गईं, जिससे लोग हताशा में वास्तविकता को देखने में असमर्थ हो गए। यंत्रों की सहायता से ही उनका पता चला, उनमें से प्रत्येक एक भूत राक्षस था, जिनकी संख्या अरबों में थी और वे विभिन्न रूपों में प्रकट हुए। इनमें कई ऐसी प्रजातियां भी थीं जिन्हें अंतरतारकीय मनुष्यों ने अभी तक खोजा नहीं था, और जिनका नामकरण केवल उनके रूप रंग के आधार पर ही किया जा सका। कुछ मांसाहारी पौधों जैसे दिखते थे, जिनके दो बड़े दांतेदार मुख थे। कुछ जल भालू जैसे थे, जिनके 4 पंजे और भयानक मुखांक थे, जो हजारों गुना बड़े थे। अन्य टेरोडेक्टाइल जैसे थे, जिनके पंखों के सिरों पर नुकीले, अविश्वसनीय रूप से तेज पंजे थे। भूत राक्षसों का एक विशाल समूह, जहां तक दृष्टि जा सकती थी, सभी दिशाओं में फैला हुआ था। घोस्ट ब्लैक टाइड लहरों के रूप में आए, मानो वह अंतरतारकीय महान दीवार को अंदर और बाहर से पूरी तरह से निगलने जा रही हो, कहीं भी कोई जगह न छोड़ रही हो। भूतों की लहर सचमुच आ गई है। 1 घंटे में वे ग्रेट वॉल तक पहुंच जाएंगे। हमें उन्हें हमारी आकाशगंगा में तबाही मचाने नहीं देना चाहिए। या तो मैं रहूंगा या वे। तारकीय किले के अंदर उबलते हुए कड़ाहे की तरह जोशीली आवाजों की एक लहर उठी। इस भूतिया लहर का सामना करते हुए ग्रेट वॉल के भीतर मौजूद हर व्यक्ति ने न केवल भय नहीं दिखाया, बल्कि युद्ध की भावना से भर गया था। हजारों वर्षों से ग्रेट वॉल आकाशगंगा की सीमा की रक्षा करती आ रही है, जो मानव जाति की सबसे महत्वपूर्ण रक्षा पंक्ति है। आकाशगंगा में मानव जाति की समृद्धि और विकास ग्रेट वॉल आर्मी के वरिष्ठों की पीढ़ियों द्वारा किए गए अथक प्रयासों और भारी दायित्वों पर निर्भर था। हजारों वर्षों के खूनी युद्ध, पीढ़ियों से चली आ रही पूर्वजों की नफरत, जिसका समाधान असंभव था। चीन की महान दीवार के अंदर और बाहर शोर मच उठा। मार डालो, मैं अपने भाई का बदला लेना चाहता हूँ। मेरे दादा, पिता और बड़े भाई ने पिछली भूतिया लहरों में अपना बलिदान दिया था, तो अब मेरी बारी है। जातीय युद्ध क्षेत्र में कोई भी जीत सकता है, लेकिन हम मानव जाति हार नहीं सकते। ... लड़ाई के प्रति प्रबल इच्छाशक्ति के साथ सैनिकों ने तुरंत खुद को पूरी तरह से हथियारों से लैस करना शुरू कर दिया। सभी तारकीय किले अधिकतम सतर्कता की स्थिति में आ गए थे, और उन्होंने लाखों की संख्या में विशाल तोपों को आकाश में छाई काली लहर की ओर लक्षित कर रखा था, जो गोली चलाने के लिए तैयार थी। भयंकर भूतिया लहर में बहुत कम लोग भयभीत थे, इसके बजाय वे कोशिश करने के लिए उत्सुक थे। उनकी युद्ध की भावना तीव्र रूप से बढ़ रही थी। चीन की महान दीवार के अंदर और बाहर का वातावरण उबलते पानी के बर्तन जैसा था, जो लंबे समय तक उबलता रहता था और जिसे शांत करना मुश्किल था, और एक तनावपूर्ण जोशीले माहौल से भरा हुआ था। ऐसा प्रतीत हुआ कि भूतिया लहर का आगमन उन्हें भयभीत करने के लिए पर्याप्त नहीं था, बल्कि इसने उन्हें ऐसा महसूस कराया जैसे उन्हें बदला लेने का एक अवसर मिल गया हो। वीर भी उन्हीं में से एक था, और वह भी संक्रमित हो गया था। उसके खून में उत्तेजना दौड़ रही थी, उसके अंदर एक उमंग उमड़ रही थी। लेकिन इस वजह से उन्होंने अपना विवेक नहीं खोया, बल्कि उन्होंने आगे की स्थिति पर विचार किया। एक बार जब नस्लीय संघर्ष शुरू हो गया, तो प्रत्येक अंतरतारकीय मानव की एक जिम्मेदारी बन गई। तब तक वीर को इस बात पर यकीन नहीं रहा कि उसे युद्ध के मैदान में नहीं जाना पड़ेगा। अगर उसे ऐसा करना जरूरी भी न होता, तो भी वह ऐसा करना नहीं चाहता। युद्ध क्षेत्र एक नायक की समाधि है, लेकिन साथ ही एक नायक का अखाड़ा भी है। युद्ध से ज्यादा अमीर कोई नहीं होता। युद्ध के मैदान में भूतों से लड़ना, लूट का माल इकट्ठा करना, खुद को समृद्ध करना, चाहे वह शक्ति हो, साधना का अवसर हो, या भूत सभ्यता के उत्पाद हो, ये सभी खुद को मजबूत करने के संसाधन हैं। यदि कोई अंत तक जीवित रह पाता है, तो अकल्पनीय उपलब्धियां हासिल करने के लिए यही पर्याप्त है। प्रत्येक युद्ध मानव जाति की शक्ति को पुनर्गठित करने का समय होता है। इस अवसर को गंवाया नहीं जा सकता। वीर पीछे सुरक्षित रहकर कैसे संतुष्ट हो सकता था?
जैसे जैसे काली लहर आगे बढ़ती गई, वह जहां भी जाती, तारे भी धीरे धीरे धुंधले पड़ने लगे, मानो आग बुझ रही हो। पहले से ही अंधेरा अंतरिक्ष एकदम शांत हो गया। प्रकाश की एक किरण भी नहीं बची, मानो कोई विशाल काला छेद किसी की आत्मा को निगल जाएगा। एक असीम आतंक। इसे कुछ देर तक घूरने मात्र से ही दिल की धड़कन अनियंत्रित रूप से तेज हो जाती थी। यह क्या है? वीर ने आश्चर्य से पूछा। लेफ्टिनेंट कर्नल ने कहा, अब समझ गए ना? विभिन्न अंतरतारकीय प्रजातियां एक अंतहीन संघर्ष में उलझी हुई हैं। समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है। ये भूत जाति ऊर्जा पर निर्भर है, जो ब्रह्मांड की ऊर्जा को खाकर जीवित रहती है। ये ब्रह्मांड के सफाईकर्मी की तरह है। जहां भी यह जाती है, सारी ऊर्जा पूरी तरह से अवशोषित हो जाती है। सब कुछ शांत हो जाता है, एक शाश्वत अंधकार में प्रलय में बदल जाता है। ऊर्जा के बिना कोई जीवन जीवित नहीं रह सकता। भूत ब्रह्मांड में एक महामारी की तरह है। जहां भी वे जाते हैं, घास का एक तिनका भी नहीं उगता। तारे भी उनका सामना नहीं कर सकते। भूत जहां से गुजरते हैं, वे नष्ट हो जाते हैं। भूत जाति के पूर्व शिकार किए गए सदस्यों से प्राप्त जानकारी के अनुसार हमने पाया कि इन भूत जाति के सदस्यों ने पहले ही कम से कम 1 दर्जन तारा प्रणालियों और 30,000 से अधिक अंतरतारकीय सभ्यताओं को नष्ट कर दिया है, जिनमें कई ऐसी प्रजातियां भी शामिल हैं जिनकी तकनीक हमारी मानव जाति से कहीं अधिक उन्नत थी, और अंततः सभी नष्ट हो गईं। मानव जाति सौर मंडल से निकली और 1000 से अधिक वर्षों में पूरी आकाशगंगा को एकजुट किया, लेकिन इससे पहले कि हम ठीक से खोजबीन कर पाते, हम पर पीछा करने वालों ने हमला कर दिया। भूतों 2000 से अधिक वर्ष बीत चुके हैं और हमने अंततः स्थिति को स्थिर करने में कामयाबी हासिल कर ली है। फिर भी हम हमेशा से ही बाहर निकलने और अधिक विस्तृत भूमि देखने में असमर्थ रहे हैं। इस बारे में बात करते हुए उनकी मुट्ठियां भींच गईं। एक सैनिक होने के नाते उनकी गरिमा उन्हें पूरी तरह से घुटन महसूस करा रही थी। उनके शब्द दिल दहला देने वाले थे। एक नवागंतुक होने के नाते वीर अपनी भावनाओं के बारे में गहराई से नहीं सोचता था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी अनुभूति थी। हमसे कहीं अधिक उन्नत वे सभ्यताएं क्यों नष्ट हो गईं? और हमने 2000 वर्षों से अधिक समय तक उनका प्रतिरोध क्यों किया है? क्योंकि उन परग्रही प्रजातियों के पास तकनीक तो थी, लेकिन उनकी व्यक्तिगत विकास दर इतनी अधिक नहीं थी कि वे भूत जाति का मुकाबला कर सकें। क्रूर अंतरतारकीय युद्ध में उनके जीवन युद्ध की मार नहीं सह सके। वे कमजोर और असुरक्षित थे। उनके जीवन का विकास स्तर भूत जाति के स्तर से बहुत नीचे था। भूत जाति के सदस्यों के मानसिक हमलों और नरसंहार के कारण कमजोर जिंदगियां भूसे की तरह कटती चली गईं, दुखद मृत्यु को प्राप्त हुई, जिससे उनकी जाति का विलुप्त होना तय हो गया। हम अंतरतारकीय मनुष्य भाग्यशाली हैं क्योंकि हमारे भीतर मिथक जीन मौजूद है। ये वह अनमोल खजाना है जो हमारे प्राचीन पूर्वजों ने हमें दिया है, जो हमारे जीवन स्तर को रूपांतरित करने और उच्चतर स्तर तक पहुंचने में सक्षम बनाता है। यद्यपि हम शुरुआत में बहुत कमजोर थे, लेकिन जब तक हम धीरे धीरे साधना करते रहेंगे, अंततः हम उस स्तर तक पहुंच जाएंगे जहां हम भूत जाति का मुकाबला कर सकेंगे या उनसे कहीं आगे निकल सकेंगे। हमारी व्यक्तिगत युद्ध शक्ति उनसे किसी भी तरह से कम नहीं है। हमारी तकनीक भी उनके आक्रमण का सामना करने के लिए पर्याप्त है, इसलिए हम जिस स्थिति में हैं वह एक लंबे समय तक चलने वाला गतिरोध है। लेफ्टिनेंट कर्नल ने जोश से भरे शब्दों में कहा। तो बात कुछ ऐसी है। वीर ने भी गहरी सोच में डूबे हुए सिर हिलाया। सावधान, जल्दी देखो, भूत हमला कर रहे हैं। अब तुम्हारे लाल सर्प अग्नि औषधि की शक्ति का परीक्षण करने का समय है। मुझे आशा है कि तुम्हारी औषधि उन्हें भारी नुकसान पहुंचाएगी। इस तरह हमारी मानव जाति को भूत जाति के खिलाफ एक और शक्तिशाली हथियार मिल जाएगा। सेनापति ने आशा से भरे स्वर में कहा। वीर मुस्कुराया और सिर हिलाया, साथ ही ध्यान से देखता रहा। घोस्ट टाइड का घना प्रवाह बाढ़ की तरह उमड़ पड़ा। जब वे पास पहुंचे तो स्टेलर फोर्ट्रेस के चारों ओर गोली चलाने का आदेश गूंज उठा। बूम बूम बूम, निरंतर बमबारी। हजारों तोपों के मुंह से आग की लपटें निकल रही थीं और गोले घोस्ट टाइड में दागे जा रहे थे, जो तुरंत फट रहे थे। एक अजीब लाल धुंध फैल गई और भूत तिनकों की तरह जलने लगे, आकाश में तेजी से जलने लगे और महामारी की तरह फैलने लगे। स्टेलर फोर्ट्रेस में मौजूद सभी लोगों की आश्चर्यचकित निगाहों और जयकारों के बीच लाल लपटें आकाश में उठी, अंतहीन भूत ज्वार से टकराईं, मानो ब्रह्मांड को 2 हिस्सों में बांट रही हो। क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन ने एक ही झटके में बड़ी सफलता हासिल कर ली। ये कितनी भव्य ब्रह्मांडीय अग्नि है! इसने सचमुच सब कुछ जलाकर राख कर दिया। अध्याय 402 पुरुष पुण्य कर्म करते हैं। ये कितनी भव्य ब्रह्मांडीय अग्नि है!
गहरे लाल रंग की लपटों ने अंतरिक्ष को रोशन कर दिया। एक लाल लहर आगे की ओर फैल रही थी। जैसे ही भूत जाति के वे सदस्य पास आए, उनके शरीर तुरंत आग की लपटों में घिर गए। जीवन अपने ऊर्जा निकायों के साथ आग की लपटों के लिए ईंधन बन गया, जिससे लाल ज्वार और भी अधिक उग्र रूप से बढ़ने लगा। घोस्ट ब्लैक टाइड और अकालियन रेड टाइड आपस में टकरा गए, जिससे उनके सामने का स्थान दो हिस्सों में बंट गया। ब्लैक टाइड बेहद अशांत थी, लेकिन उससे प्रेरित रेड टाइड एक ऐसी चिंगारी की तरह थी जो मैदान में आग लगा सकती थी, जो कभी बुझेगी नहीं और गतिरोध की स्थिति पैदा कर सकती थी। आग, गुस्से भरी चीखें गूंज उठी। उस ध्वनि के साथ स्टेलर फोर्ट्रेस पर मौजूद अनगिनत धातु की तोपों के बैरल दहाड़ उठे, भयंकर लपटें उगलने लगे और ऊर्जा के गोले एक धार की तरह बरसने लगे। अंतरिक्षीय युद्ध अविश्वसनीय रूप से क्रूर होता है, जिसका केवल एक ही सार्वभौमिक नियम है: मौके का फायदा उठाकर वार करो और दुश्मन का सफाया कर दो। क्रूर, निर्मम, बेरहम, दया की कोई गुंजाइश नहीं थी। भूत जाति ब्रह्मांडीय ऊर्जा का उपभोग करती है और सभी जातियों की कट्टर शत्रु है। यदि अंतरतारकीय मनुष्य ब्रह्मांड में शाश्वत रूप से अस्तित्व में रहना चाहते हैं, तो केवल एक ही तरीका है: भूत जाति का सफाया करना। यह मौत की लड़ाई है, जिसमें समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है। तब तो बस एक ही विकल्प बचता है: तुम मर जाओ, मैं जीऊंगा। ग्रेट वॉल लीजन का स्टेलर फोर्ट्रेस और भी अधिक निर्दयी था, जिसने अपनी पूरी मारक क्षमता का इस्तेमाल किया। भारी संख्या में ऊर्जा के गोले दागे गए, जिससे भूत जाति हवा में बिखरी हुई ऊर्जा में तब्दील हो गई, जिसमें धातु के गोले भी मिले हुए थे, और बड़ी मात्रा में क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन युक्त गोले बाहर निकले, जिससे लालज्वार की शक्ति में काफी वृद्धि हुई। बैंगनी लाल लपटें अनंत तक फैलती रहीं, और भूत जाति द्वारा निर्मित काली लहर उस दृढ़ अग्निवलय द्वारा अवरुद्ध होकर निरंतर हलचल मचाती रही, जिससे वह एक इंच भी आगे नहीं बढ़ पा रही थी। अंततः अग्नि ने पूरी तरह से काली लहर को अपने वश में कर लिया। असंख्य भूत प्रेत राक्षस अफरा तफरी में इधर उधर बिखर गए और सभी दिशाओं में भागने लगे। वास्तव में ये कारगर है। ये लाल सर्प अग्नि औषधि वास्तव में भूत जाति के लिए अभिशाप है। हम मनुष्यों ने भूत जाति को मारने का एक और तरीका खोज लिया है। देर सवेर हम भूत जाति पर पलटवार कर मिल्की वे गैलेक्सी से बाहर निकल सकते हैं। ... शुरुआती जीत के साथ ही स्टेलर फोर्ट्रेस के अंदर और बाहर जयकारे गूंज उठे और सभी का मनोबल बढ़ गया। इस घोस्ट वॉर को लेकर विश्वास एक बार फिर बढ़ गया। क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन, जिसकी शक्ति पहले ही युद्ध में प्रकट हो गई। वीर, तुमने बहुत अच्छा काम किया। क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन का आविष्कार करके और उसका बड़े पैमाने पर उत्पादन करके तुमने एक अद्वितीय सराहनीय सेवा स्थापित कर दी है। लेफ्टिनेंट कर्नल ने हार्दिक प्रशंसा करते हुए कहा, आज से तुम ग्रेट वॉल यूनिवर्सिटी के कई छात्रों के लिए आदर्श बन सकते हो। वीर मुस्कुराया और सिर हिलाया, लेकिन उसने अपनी तर्कशक्ति नहीं खोई थी, बल्कि उसे अपने दिल में एक अजीब सी अनुभूति हो रही थी। हालांकि घोस्ट ब्लैक टाइड भयावह थी, लेकिन इसका त्वरित समाधान कुछ हद तक अवास्तविक लगा। हालांकि क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन ने भूत जाति को नियंत्रित कर लिया था, लेकिन उसे विश्वास नहीं था कि केवल एक शक्तिशाली दवा उस भयानक जाति को हरा सकती है जिसने कई तारा प्रणालियों को नष्ट कर दिया था। यह इतनी जल्दी खत्म हो गया। क्या यह अभी भी वही भयानक एलियन प्रजाति है जो पहले थी? वीर ने पूछे बिना नहीं रह सका। यह तो बिल्कुल असंभव है। हमारे सामने जो काली लहर दिख रही है, वह भूत जाति की सिर्फ अग्रिम पंक्ति है। हमने अभी अभी शुरुआती काली लहर को रोका है। हमारी ग्रेट वॉल यूनिवर्सिटी से मिली जानकारी के अनुसार भूत जाति की असली मुख्य सेना 10 दिनों में तारों भरे आकाश को पार कर जाएगी। लेफ्टिनेंट कर्नल की मुस्कान फीकी पड़ गई, जिसमें जरा भी राहत का भाव नहीं था। क्या ऐसा है? वीर के चेहरे पर भी गंभीरता छा गई। चिंता मत करो। 2000 वर्षों से भी अधिक समय से हम भूत जाति से लड़ रहे हैं, इसलिए हमारे पास एक परिपक्व प्रणाली और विधि है। तब तुम इसे देखोगे। बेशक तुम्हें क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन को परिष्कृत करना जारी रखना होगा। ये वस्तु भूत जाति के लिए अत्यंत घातक है। एक बार में 800 किलोग्राम से अधिक का उपयोग करने से भूत सेना के अग्रिम दस्ते का पुनर्तः सफाया हो सकता है। ये वास्तव में एक महान हथियार है, जितना अधिक उतना बेहतर। इस युद्ध के बाद केवल इस वस्तु से ही तुम्हें भारी मात्रा में सराहनीय सेवा पुरस्कार मिल सकता है, लेफ्टिनेंट कर्नल ने शांत भाव से कहा। वीर ने सिर हिलाया, लेकिन उसका दिल लेफ्टिनेंट कर्नल जितना आश्वस्त नहीं था। भूत जाति भी ब्रह्मांड में एक बेहद भयावह जाति है, जो अत्यंत तेजी से विकसित हो रही है, और इसमें ब्रह्मांडीय आपदा के स्तर के जीवों की कमी नहीं है।
घोस्ट ब्लैक होल से पहले क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन पूरी तरह से अप्रभावी थी। केवल अकालियन डांशा ही वास्तविक नुकसान पहुंचा सकती थी और सफल होने के लिए इसे बार बार लगाने की आवश्यकता होती थी। जीवन की शक्ति विकास में निहित है। इस बार भूत सेना को इतना भारी नुकसान हुआ है, इसलिए उनके विकास के स्तर को देखते हुए अगली बार जब वे आएंगे तो वे निश्चित रूप से तैयार होंगे। यदि कोई व्यक्ति दूरगामी योजना नहीं बनाता है तो संकट निकट ही आ जाएगा। उसे पहले से तैयारी करनी होगी। प्रमुख युद्ध कुछ समय के लिए रुक गया था। इस समय तक ग्रेट वॉल यूनिवर्सिटी ने युद्ध क्षेत्र को साफ करने के लिए पहले ही सैनिकों को भेज दिया था। वीर वहां जरा भी नहीं रुका और जल्दी से चला गया। हालांकि एक ही युद्ध में क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन की शक्ति का प्रदर्शन होने के साथ ही वीर भी एक ही युद्ध में प्रसिद्ध हो गया और उसका प्रभाव लगातार बढ़ता ही जा रहा था। तो यह है क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन की शक्ति। इसका व्यावहारिक प्रभाव वाकई उतना ही भयानक है जितना पहले अफवाहों में बताया गया था। ये भूत जाति के लिए अभिशाप है। एकदम नई औषधि शोधन तकनीक, और मैंने सुना है कि इसे एक नए छात्र ने बनाया है जिसने अभी अभी दाखिला लिया है। वाकई अद्भुत। उन्होंने इतनी महान सराहनीय सेवा स्थापित की है। वे शायद जल्द ही प्रतिभाशाली प्रतिभाओं की सूची में शीर्ष स्थान हासिल कर लेंगे। विश्वविद्यालय का आंतरिक मंच तरह तरह की आवाजों, ईर्ष्या, जलन, प्रशंसा, असंख्य भावनाओं से गूंज रहा था जो सभी विविध थीं। युद्ध के मैदान में पुरुषों ने अपना खून और पसीना बहाया। ये सराहनीय सेवा स्थापित करने का समय था। अपनी आंखों के सामने एक समकक्ष को इतनी शक्ति से उभरते हुए देखकर भला उनका दिल कैसे नहीं पिघलेगा। और ये दृश्य जो पूरे स्टार नेटवर्क में फैल गया ने और भी अधिक हंगामा खड़ा कर दिया। हालांकि वीर इंटरनेट का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता था, लेकिन जरूरी ब्राउजिंग के दौरान भी उसके बारे में खबरें आती रहती थीं। विशेष रूप से मिथ फोरम पर अनगिनत चर्चित पोस्ट थीं। घातक क्षमता वाली जीन चिकित्सा का चौंकाने वाला विकास। ग्रेट वॉल विश्वविद्यालय के प्रथम वर्ष के छात्र ने नई दवा शोधन विद्यालय की स्थापना की। मानव युद्ध का नया युग। घातक औषधि परिष्करण तकनीक। सौर मंडल के एक प्रथम वर्ष के छात्र ने दुनिया को हिला देने वाली चमत्कारी औषधि का आविष्कार किया और प्रतिभावानों की सूची में अपना नाम दर्ज कराया। ... हर पोस्ट के नीचे अनगिनत आश्चर्यचकित इमोजी थे जिससे क्लिक थ्रू रेट में जबरदस्त उछाल आया और वास्तव में उत्साहपूर्ण चर्चाएं देखने को मिली। ब्रह्मांडीय युद्ध का एक नया दौर शुरू हुआ और पूरी मानवता की निगाहें ग्रेट वॉल यूनिवर्सिटी पर टिक गईं। क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन ने अपनी पहली लड़ाई में घोस्ट रेस के खिलाफ अविश्वसनीय घातकता दिखाई और इसकी विलक्षण क्रिस्टल संरचना ने अनगिनत जानकार लोगों से अंतहीन प्रशंसा बटोरी। वीर को यह भी पता चला कि एक समय पर वह पहले ही आकाश के विलक्षण प्रतिभावानों की सूची में शीर्ष स्थान पर पहुंच चुका था। रॉकेट की तरह ऊपर चढ़ते हुए कई नामों को पीछे छोड़ते हुए 26वें स्थान पर पहुंच गया था। वीर निर्जन सौर मंडल से ग्रेट वॉल विश्वविद्यालय की पौराणिक कथा अकादमी का एक छात्र, महान साधक स्तर का साधक, 4000 से अधिक जीवन शक्ति उपलब्धियां, क्रिम्सन सर्प अग्नि औषधि का आविष्कार किया, अनगिनत भूत जाति के सदस्यों का संहार किया। वीर ने क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन का आविष्कार करके इस सूची में अपना नाम दर्ज कराया। वास्तव में वह सौर मंडल से चयनित होने वाला एकमात्र व्यक्ति था। हालांकि वह अपनी वास्तविक युद्ध क्षमता के आधार पर इस सूची में शामिल नहीं हो पाया। उससे ऊपर रैंक वाले सभी लोगों के पास कम से कम 9000 जीवन शक्ति थी, जो कि अंतरतारकीय क्षेत्र में अपने साथियों के बीच अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली व्यक्ति थे। उनके बीच उनकी उपस्थिति बहुत अचानक प्रतीत हुई, मानो वे इस नाम के कुछ हद तक अयोग्य हों। लेकिन वीर को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। मनुष्य को बुद्धिमान प्रजाति इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे औजारों का उपयोग करने में कुशल होते हैं। उनके द्वारा आविष्कार की गई क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन ने ही अनगिनत महान साधकों को पीछे छोड़ दिया था। यदि उनकी वर्तमान साधना में पर्याप्त दक्षता होती तो उच्चतर चंद्र पद पर आसीन होना कठिन नहीं होता। आने वाले अराजक समय में वीर हवा के साथ उठते हैं और पुरुष महान सराहनीय सेवा स्थापित करते हैं। इस दृश्य ने उनके पहले के अनुमान की पूरी तरह पुष्टि कर दी। जब भी कोई बड़ा युद्ध शुरू होने वाला होता है तो यह एक ऐसा युग होता है जब अनगिनत लोग विद्रोह करते हैं। तो फिर वो क्यों नहीं हो सकता वीर? उन्होंने बिल्कुल भी आराम नहीं किया और तुरंत शोध के एक नए दौर में जुट गए। एक महान साधक का शक्तिशाली शरीर ही उसे लंबे समय तक उच्च तीव्रता पर कार्य करने में सक्षम बनाता था। 10 दिनों में भूतों की और भी सेनाएं आ जाएंगी। वह भूतों का शिकार करने और उच्च स्तर की सराहनीय सेवा अर्जित करने के लिए और भी अधिक प्रभावी जीन दवाएं विकसित करना चाहता था। अंतरिक्षीय युद्ध मृत्यु तक की लड़ाई है।
युद्ध अभी शुरू ही हुआ था और ऐसा लग रहा था कि वह अपने चरम पर पहुंचने ही वाला है। और इस बार वह वास्तव में अद्वितीय सराहनीय सेवा स्थापित करना चाहता था। अध्याय 403 अमृत को नियंत्रित करने की विधि। घोस्ट ब्लैक टाइड की पहली लहर का सफाया कर दिया गया और पहले से तैयार की गई 800 किलोग्राम क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन पूरी तरह से नष्ट हो गई। सेना ने तुरंत शोधन प्रक्रिया जारी रखने का आदेश जारी किया और बड़ी मात्रा में कच्चा माल भेजा, हर तरह का असीमित। लेकिन वीर ने इन सब बातों को पूरी तरह से त्याग दिया था। औषधि शोधन टीम के सभी सदस्य औषधि शोधन तकनीक सीख चुके थे और स्वतंत्र रूप से काम कर सकते थे। जैसे जैसे उनके कौशल में निखार आया, उत्पादन लगातार बढ़ता गया और अंततः प्रतिदिन लगभग 150 किलोग्राम तक पहुंच गया, जो एक आश्चर्यजनक उपलब्धि थी। हर दिन सेना क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन प्राप्त करने के लिए लोगों को भेजती थी, जिसका उपयोग घोस्ट रेस पर अधिक क्षति पहुंचाने के लिए विशेष तोपखाने के गोले बनाने के लिए किया जाता था, और इस तरह 10 दिन बाद होने वाले असली महान युद्ध की तैयारी की जाती थी। ग्रेट वॉल यूनिवर्सिटी के अंदर और बाहर तनावपूर्ण और गहन वातावरण व्याप्त था। हालांकि वीर बाहरी मामलों से बेखबर था, वह पूरी तरह से अपनी एकांत साधना पर केंद्रित था। लेकिन एक हलचल भरे शहर में रहने वाला गरीब आदमी किसी का ध्यान आकर्षित नहीं करता, जबकि गहरे पहाड़ों में रहने वाले एक अमीर आदमी के दूर दूर तक रिश्तेदार होते हैं। इसके बावजूद उसे शांति नहीं मिली, उसकी पहचान चिप लगातार कंपन करती रही और लोग लगातार तरह तरह के संदेश भेजते रहे। वीर, मैं फेरो हूँ, ग्रेट वॉल यूनिवर्सिटी का जूनियर छात्र और टॉप 10 एसोसिएशन के स्टार वॉर एसोसिएशन का अध्यक्ष। आपकी क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन बेहद विनाशकारी है और हम भूतों के खिलाफ नए प्रकार के गोला बारूद पर शोध करने के लिए आपके साथ सहयोग करने में रुचि रखते हैं। यह एक दुर्लभ अवसर है, यदि आप 3 घंटे के भीतर जवाब नहीं देते हैं तो मैं इसे खोया हुआ मानूंगा। वीर ने इस तरह के तिरस्कारपूर्ण लहजे की ओर देखा तक नहीं और इसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। मैं चेनजी हूँ, रसायन शास्त्र संघ का एक महान रसायन शास्त्री। आपकी लाल सर्प अग्नि औषधि उत्कृष्ट है। इसका उपयोग समस्त मानवता के लाभ के लिए किया जाना चाहिए। यदि मैं इस पर गहन शोध कर सकूं और इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन कर सकूं, तो यह आपकी छोटी टीम द्वारा इसे संचित रखने से कहीं बेहतर होगा। मैं मार्शल आर्ट्स अकादमी का एक वरिष्ठ छात्र हूं और 100 किलोग्राम क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन के बदले 100,000 पुण्य सेवाएं देने को तैयार हूं। इच्छुक व्यक्ति, आइए चर्चा करें। नमस्कार, मैं पौराणिक कथाओं की अकादमी से आपका वरिष्ठ शिष्य हूं और मुझे आपकी संपर्क जानकारी मास्टर हाई से मिली है। मैं अब एक ग्रैंड मास्टर कीमियागर हूं। क्या मैं आपकी औषधि शोधन टीम में शामिल होकर क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन तकनीक सीख सकता हूं? ... ये संदेश विविध और भिन्न प्रकार के थे। अधिकतर संदेश क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन के बारे में थे और कुछ संदेश मेडिसिन रिफाइनिंग टीम के बारे में थे। लेकिन इस समय वीर का उनके साथ ये खेल खेलने का कोई मन नहीं था। वह असहनीय रूप से परेशान महसूस कर रहा था। उन्हें नहीं पता था कि इन लोगों को उनकी संपर्क जानकारी कैसे मिली। वे सचमुच किसी भी हद तक जा सकते थे। क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन को पहले ही सेना द्वारा निजी संपत्ति घोषित कर दिया गया था और मेडिसिन रिफाइनिंग टीम द्वारा उत्पादित सभी उत्पादों पर सेना का एकाधिकार था। ये लोग क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन प्राप्त करना चाहते थे, जब तक कि इसके निर्माता वीर स्वयं इसे परिष्कृत करके उनसे निजी तौर पर इसका व्यापार न करें, तब तक यह असंभव था। लेकिन उन्होंने पहले ही नया शोध शुरू कर दिया था। वे केवल क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन को परिष्कृत करना जारी रखने के इच्छुक नहीं थे। ये जानना जरूरी है कि मूल क्रिम्सन रिफाइनिंग पिल सैंड भी होनलू कीमिया तकनीक की विरासत में सबसे आम प्रकारों में से एक था। एक बड़े युद्ध की आशंका को देखते हुए वीर के पास इन लोगों को खुश करने का समय नहीं था। ब्रह्मांड में अनंत भयावहता समाहित है और जो जीवित रह सकते हैं वे साधारण जातियां नहीं हैं। भूत जाति जैसी भयावह जीवन शैली की तो बात ही छोड़ दें। उन्होंने विशेष रूप से भूत जाति के बारे में कुछ जानकारी जुटाई और जाना कि ये ऊर्जावान जीव भौतिक शरीरों से मुक्त होकर सामान्य जीवों की तुलना में कहीं अधिक तेजी से विकसित होते हैं। वे एक भूत माता के माध्यम से विभिन्न ब्रह्मांडीय वातावरणों के अनुसार अपने जीवन कोड को समायोजित कर सकते हैं और विभिन्न भूत राक्षसों में विखंडित हो सकते हैं। क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन से अत्यधिक पीड़ित होने के कारण वे संभवतः जल्द ही अनुकूल रूपों में विकसित हो जाएंगे, जिनसे उसे सावधान रहना होगा। भूत जाति के साथ बार बार संघर्ष करने के कारण वीर इस जाति के आतंक को और भी गहराई से समझ गया। दूसरे शायद इसे नजरअंदाज कर दें, लेकिन वह नहीं करेगा।
वीर ने तुरंत इसे एक शोध विषय के रूप में लिया और ऊर्जावान जीवन रूपों के खिलाफ अधिक घातकता वाली बाहरी औषधीय गोलियों की खोज शुरू कर दी। हालांकि होनलू कीमिया तकनीक की विरासत में बाहरी कीमिया के बारे में जानकारी आंतरिक कीमिया की तुलना में लगभग 10वां हिस्सा ही थी, फिर भी मात्रा काफी थी। विभिन्न डानशात्सिनबार के नुस्खे अलग अलग थे और प्रत्येक के अपने अनूठे उपयोग थे। वीर ने जल्दी से उनमें से कुछ को देखा और जल्द ही क्रिम्सन रिफाइनिंग पिल सैंड से एक उन्नत दानशात्सिनाबार का चयन किया, जिसे क्रिम्सन गोल्ड दानशा कहा जाता है। क्रिम्सन गोल्ड दानशा, जो स्कारलेट फायर क्रिस्टल, त्यानहे गोल्ड, स्टार सैंड, ब्लैक क्रिस्टल और आदि जैसे आध्यात्मिक कणों से परिष्कृत किया जाता है, में अत्यधिक अग्नि ऊर्जा होती है और यह सुनहरी रेत के रूप में दिखाई देता है। प्रज्वलित होने पर सुनहरी लपटें उठती हैं जो सभी चीजों को जलाकर राख कर देती हैं और ऊर्जा को नष्ट कर देती हैं, इसलिए इसका नाम क्रिम्सन गोल्ड दानशा पड़ा है। इसी प्रकार समान मात्रा के लिए क्रिम्सन गोल्ड दानशा की शक्ति क्रिम्सन रिफाइनिंग पिल सैंड की तुलना में 100 गुना से भी अधिक थी, जिससे खतरा काफी बढ़ गया था। इसके अलावा तैयार उत्पाद का रूप क्रिस्टलीय रेत जैसा था, जो क्रिस्टलीकरण फार्मास्यूटिक्स के समान था, जिससे सरलीकरण प्रक्रिया समाप्त हो गई और इसकी शक्ति दोगुनी हो गई। हालांकि कच्चा माल 10 गुना अधिक महंगा था, वीर की अपनी एक योजना थी। क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन पर शोध करने के बहाने उसने बिना किसी सराहनीय सेवा के सैन्य बलों से औषधि शोधन सामग्री उधार ली। दरअसल क्रिम्सन गोल्ड दानशा मूल रूप से क्रिम्सन रिफाइनिंग पिल सैंड से बनी एक उन्नत औषधीय गोली थी। इसमें इस्तेमाल होने वाली अधिकांश सामग्रियां एक जैसी थीं, बस कुछ दर्जन दुर्लभ सामग्रियां ही जोड़ी गई थीं। जल्द ही सेना ने मंजूरी दे दी और बड़ी मात्रा में औषधीय सामग्री उनके हाथों में पहुंचा दी गई। वीर ने औषधि शोधन प्रक्रिया का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया और तुरंत काम शुरू कर दिया। दवा बनाने की भट्टी खोले। सच्ची अग्नि प्रचंडता से जल रही थी और लाल अग्नि क्रिस्टल, त्यानहे सोना, तारा रेत, काला क्रिस्टल, अयस्क आदि जैसी मुख्य सामग्रियों को भट्टी की आग में एक निश्चित क्रम के अनुसार परिष्कृत किया गया, जिससे एक द्रवीकृत घोल बन गया। संघनित उसने हाथ की मुद्राएं बनाई और एक विशाल मानसिक शक्ति तुरंत ही औषधि भट्टी में प्रवाहित हो गई, जिसने गोलाबारी को नियंत्रित करते हुए उन्हें जबरदस्ती एक गोलाकार शरीर में मिला दिया, जो गहरे लाल रंग का दिखाई देता था, जिसमें औषधीय गुण पूरी तरह से समाहित थे और अशुद्धियों से मुक्त थे। प्रज्वलित करो, दवा भट्टी बंद करो। औषधि भट्टी में जलती हुई वास्तविक अग्नि ने भी दूरस्थ रूप से प्रतिक्रिया दी, निरंतर फैलती और सिकुड़ती रही और उसकी शक्ति चुपचाप औषधीय मोती में समाहित होती रही। धीरे धीरे एक सुनहरी गोल औषधीय गोली का आकार लेने लगा, जिससे बहुमूल्य प्रकाश की किरणें निकल रही थीं, जो स्पष्ट रूप से कोई साधारण वस्तु नहीं थी। सफलता मिलने ही वाली थी कि औषधीय गोली एकत्र करने के अंतिम चरण में अनुभवहीन वीर से एक गलती हो गई। भीषण औषधीय शक्ति एक गर्जना के साथ फट पड़ी, जिससे शून्य लोक हिल गया। सौभाग्यवश स्वर्ग और पृथ्वी की गोली बनाने वाली भट्टी एक प्राचीन दिव्य वस्तु थी, जो असाधारण रूप से मजबूत थी और पूरी तरह से अविचलित रही। अन्यथा यदि इतनी तीव्र ऊर्जा मुक्त हो जाती तो संभवतः पूरा औषधि शोधन कक्ष ही उड़कर आसमान में समा जाता। लेकिन ये घटना जितनी अधिक घटित होती गई, उतनी ही अधिक क्रिम्सन गोल्ड दानशा की असाधारण शक्ति सामने आती गई। वीर ने त्रुटियों की समीक्षा की और तुरंत पुनः सुधार करना शुरू कर दिया। कीमियाग्री की चालें पानी की तरह बहती थीं। औषधीय गोली एकत्र करें। वीर ने हाथ से एक मुद्रा बनाई और इस बार उसने कोई गलती नहीं की। दवा बनाने की भट्टी खुली और एक सुनहरी औषधि गोली चुपचाप तैरती हुई बाहर निकली और उसके हाथ में आ गिरी। उसमें गहरे लाल रंग की सुनहरी चमक थी, जो पानी की तरह बह रही थी। ये औषधीय गोली असाधारण थी। इसे हथेली में पकड़े हुए वीर अपनी मानसिक शक्ति से इसके भीतर दबी हुई अपार अग्नि ऊर्जा को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था, मानो कोई आंतरिक ज्वालामुखी उबल रहा हो, जो किसी भी क्षण फटने के लिए तैयार हो, जिसकी शक्ति कल्पना से परे थी। और इस औषधीय गोली का उपयोग और भी विचित्र था। इसे एक जादुई खजाने की तरह इच्छानुसार इस्तेमाल करने के लिए एक अनोखी औषधीय गोली हेरफेर तकनीक की आवश्यकता होती थी। हालांकि यह एक बार इस्तेमाल होने वाला खजाना था, जिसमें काफी जादुई गुण थे। प्राचीन साधना युग में इसे बिजली के मंत्रों का प्रयोग करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी माना जाता था। वीर को एक अस्पष्ट पूर्वाभास था कि यह क्रिम्सन गोल्ड दानशा उसके तुरुप के पत्तों में से एक बन सकता है। उन्हें भूत सेना के शीघ्र आगमन की कुछ हद तक आशंका भी थी। तभी वे अपनी नई विधियों की प्रभावशीलता का परीक्षण कर सकते थे। अध्याय 404 पहला पौराणिक अवशेष। नाम वीर। जीवन शक्ति 5280।
जनजात जीन, सुंदर बंदर राजा जीन। 4 दाव हृदय जीन। 2 उत्कृष्ट जीन, लिंगमिंग स्टोन मंकी जीन। 10 बीस्ट किंग जीन। 10 झीवेई जीन। 9 मेडिटेशन जीन। 8 आनुवंशिक क्षमता 320। उनके जीवन के गुणों में एक बार फिर परिवर्तन आ गया था। सुंदर बंदर राजा जीन जोड़ 1, दाव हृदय जीन जोड़ 1। 9 क्रांति पुनर्जन्म की सभी गोलियां निगलने में उसे 7 दिन लगे और उसने उन सभी का उपयोग अपनी साधना के लिए किया। उसे 2 और मुफ्त जीन अंक प्राप्त हुए, जिससे उसके 2 जन्मजात जीन एक अंक से मजबूत हुए और उसकी जीवन शक्ति आधिकारिक तौर पर 5000 के आंकड़े को पार कर गई, जिससे वह जीवन के एक नए स्तर में प्रवेश कर गया। हालांकि इतनी जल्दबाजी में औषधीय गोलियों का सेवन करने से उनके शरीर में बड़ी मात्रा में औषधीय गुण रह जाएंगे, लेकिन आसन्न युद्ध को देखते हुए वह बहुत अधिक चिंता करने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। उसने बीस्ट किंग जीन को जागृत कर लिया था और एसेंस को क्यूई में परिष्कृत करने की क्यूई में महारत हासिल कर ली थी, इसलिए जब तक वह समय देने को तैयार था, इन अवशिष्ट औषधीय गुणों को परिष्कृत करना मुश्किल नहीं होगा। इसमें बस थोड़ा और समय लगेगा। सबसे जरूरी काम था अपनी पूरी ताकत से खुद को तेजी से मजबूत करना। ग्रेट वॉल यूनिवर्सिटी द्वारा किए गए नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार घोस्ट ब्लैक टाइड विशाल अंतरतारकीय अंतरिक्ष को पार कर रहा था और किसी अज्ञात कारण से उसने अपनी गति बढ़ा दी थी, जिससे वह योजना से एक दिन पहले ही पहुंच गया। ऐसा प्रतीत होता है कि वह ग्रेट वॉल गैरिसन को तैयारी के लिए बहुत अधिक समय नहीं देना चाहता था। ग्रेट वॉल यूनिवर्सिटी में पूरी तरह से अलर्ट जारी कर दिया गया था और माहौल तेजी से तनावपूर्ण होता जा रहा था, जिसे वीर रसायन शास्त्र कक्ष में लंबे समय तक बिताने के दौरान भी स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। इन दिनों के दौरान वीर ने लगातार अपने तरीकों को परिष्कृत किया और उसकी गोली हेरफेर तकनीक धीरे धीरे पूर्णता की स्थिति तक पहुंच गई। साधना कक्ष में एक सुनहरी औषधीय गोली उसके नियंत्रण में हवा में इधर उधर उड़ रही थी और उसकी इच्छा अनुसार गति कर रही थी। विस्फोट! वीर ने हाथ से एक मुद्रा बनाई और अचानक दहाड़ मारी। क्रिम्सन गोल्ड डैनशाह धमाके के साथ फट गया, जिससे एक घना सुनहरा लाल कोहरा बन गया, जिससे चकाचौंध भरी रोशनी निकली जो बेहद चकाचौंध करने वाली थी। लाइट ब्रेन के स्कैन के तहत केंद्रीय तापमान तुरंत 10,000 डिग्री तक पहुंच गया, फिर तेजी से ठंडा होकर -200 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक के चरम स्तर तक पहुंच गया। यह अंतरिक्ष के भीतर ऊर्जा के तेजी से क्षय के कारण होने वाली शीतलन प्रतिक्रिया थी। इस भीषण गर्मी और ठंड के बीच एक हिंसक ऊर्जा प्रतिक्रिया का परिणाम था, जो विशेष रूप से ऊर्जा से भरपूर जीवन रूपों के लिए घातक था। भूत जाति के लिए इसका सामना करना स्वाभाविक रूप से बहुत मुश्किल होगा। निम्न श्रेणी के क्रिम्सन रिफाइनिंग पिल सैंड की तुलना में इस क्रिम्सन गोल्ड डैनशाह की शक्ति 10 गुना से अधिक बढ़ गई थी। सब कुछ तैयार था, बस भूतों का इंतजार था। वीर उस भयानक भूत सेना को लेकर कुछ हद तक अधीर था, जिसे अनगिनत लोग भयावह मानते थे, और वह तुरंत अपने नए तरीकों का परीक्षण करने के लिए उत्सुक था। डिंगेलिंग! अचानक दरवाजे की घंटी की आवाज ने उसे उसकी साधना अवस्था से चौंका दिया। एक अप्रत्याशित मेहमान आया, चोटी वाली एक ऊर्जावान महिला, कोई और नहीं बल्कि जानी पहचानी झाओ युई। वह अचानक क्यों आई थी? वीर पर ग्रेट वॉल यूनिवर्सिटी की इस मार्शल आर्ट्स महारानी का गहरा प्रभाव था, क्योंकि जिस पौराणिक मार्ग पर वह चली थी, वह संभवतः चीनी पौराणिक कथाओं के सबसे शक्तिशाली अमर और देवताओं में से एक, महान सम्राट झेनवू का मार्ग था। वीर ने पहली बार किसी लड़की को इतने कठिन पौराणिक मार्ग पर चलते देखा था, जिससे यह अनुभव अविस्मरणीय बन गया। वीर ने दरवाजा खोला और उसका अंदर स्वागत किया। उसे देखते ही झाओ युई की आंखों में एक असाधारण चमक आ गई। प्राचीन कहावत के अनुसार 3 दिन के अंतराल पर व्यक्ति को नए नजरिए से देखना चाहिए। 1 महीना बीत चुका था और यह नया छात्र सिर्फ नए नजरिए से देखने से कहीं अधिक था। उनकी ऊर्जा में जबरदस्त वृद्धि हुई थी, जो पहले की तुलना में 3 से 4 गुना अधिक हो गई थी। इतने कम समय में इतनी तीव्र वृद्धि उसने भी इसके बारे में कभी नहीं सुना था। तुम फिर से ताकतवर हो गए हो। झाओ युई ने पूरे दिल से प्रशंसा की, उसके शब्दों में युद्ध की प्रबल भावना झलक रही थी। मैं तुम्हें ग्रैंडमास्टर स्तर तक पहुंचते हुए देखने के लिए और भी उत्सुक हूं। तब तुम मेरे लिए एक बहुत अच्छे प्रतिद्वंद्वी साबित होगे। ग्रेट वॉल यूनिवर्सिटी में सभी द्वारा प्रशंसित मार्शल आर्ट्स की महारानी द्वारा उन्हें इतना उच्च मूल्यांकन देना अधिकांश लोगों को पूरी तरह से आश्चर्यचकित कर देगा। वीर हालांकि शांत रहा, मुस्कुराता हुआ और सिर हिलाते हुए बोला, वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन झाओ, आप बहुत दयालु हैं। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप आज यहां किस लिए आए हैं?
भूत सेना के हमले के समय, ऐसे संवेदनशील समय में उनका यहाँ आना निश्चित रूप से आकस्मिक नहीं था, इसके पीछे कोई कारण अवश्य होगा। वीर चुपचाप उसके बोलने का इंतजार करता रहा। झाओ युई ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैं आज यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं आपके साथ सहयोग करना चाहती हूँ। सहयोग? किस तरह का सहयोग? वीर थोड़ा आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। पहले देखो यह क्या है। झाओ युई ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ अपने हाथ में एक मिश्र धातु के डिब्बे को थपथपाया। उसका काला बाहरी भाग धीरे धीरे फीका पड़कर पारदर्शी हो गया और अंदर एक छोटा त्रिकोणीय बैनर दिखाई दिया। ये पूरी तरह से स्याही की तरह काला था, जिस पर सांपों के रेंगने जैसी रहस्यमय आकृतियां बनी हुई थीं, जो सूक्ष्म रूप से एक आंख का आकार बना रही थीं और एक प्राचीन और गहन आभा बिखेर रही थीं। स्पष्टतः ये वस्तु प्राचीन थी और किसी अंतरतारकीय परियोजना का हिस्सा नहीं थी। ओह! वीर उसे काफी देर तक देखता रहा। अचानक उसे एक अजीब सा भ्रम महसूस हुआ। उसने उस पर बनी आंखों की आकृति को हल्का सा झिलमिलाते देखा, मानो किसी रहस्यमयी प्राणी ने उसे आंख मारी हो। इसके बाद एक अजीब और रहस्यमयी आभा छा गई, जिससे उसका सिर चकराने लगा। आंख तेजी से घूमने लगी, मानो कोई भांवर हो जो किसी की आत्मा को निगलने की धमकी दे रहा हो। गिर रहा हूं, तेजी से गिर रहा हूं। वीर की आंखें धुंधली हो गईं, लेकिन अचानक उसे अपने दिल की गहराई से एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। सुंदर बंदर राजा जीन थोड़ा सा चमका और मन बंदर शक्ति का प्रवाह हुआ, जिससे वह झटके से जाग गया। उसकी आंखें तुरंत साफ हो गईं। आत्मा को मोहित करने वाली वह विचित्र शक्ति पल भर में बिखर गई। महज उसे देखने मात्र से ही वह एक अदृश्य भ्रम का शिकार हो गया। वीर ने आश्चर्य और अनिश्चितता से पूछा, क्या ये कोई पौराणिक अवशेष है? बिल्कुल सही। झाओ युई ने सिर हिलाया, उसकी निगाहें तीव्र जिज्ञासा से भरी हुई थीं। उसने यह नहीं बताया कि यह काला झंडा कोई साधारण पौराणिक अवशेष नहीं था। बिना मानसिक तैयारी के पहली बार इसका सामना करने वाला कोई भी व्यक्ति आसानी से भ्रमित हो सकता था। उसे जल्दबाजी में काले झंडे की ओर झांकते देख झाओ युई उसे जबरदस्ती जगाने ही वाली थी, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि वीर स्वयं ही मानसिक भ्रम से मुक्त हो जाएगा। उसकी इच्छाशक्ति वाकई बहुत मजबूत थी। ये बहुत दुख की बात थी कि इतनी मजबूत इच्छाशक्ति का उपयोग मार्शल आर्ट अकादमी में मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के लिए नहीं किया गया। वह मन ही मन आह भरे बिना नहीं रह सकी। क्या ये कोई पौराणिक अवशेष है? वीर मन ही मन सोचने लगा। उसने अभी अभी मिथ कंटेनमेंट क्लब की स्थापना की थी और उसे इतनी जल्दी अपना पहला पौराणिक अवशेष मिलने की उम्मीद नहीं थी, जिससे उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई थी। ये किस प्रकार का पौराणिक अवशेष है? उसने पूछे बिना नहीं रह सका। झाओ युई ने गोपनीयता का दिखावा नहीं किया। जो बात शब्दों में समझाना मुश्किल था, उसे उसने सीधे सूचना के रूप में भेज दिया। पौराणिक अवशेष 1096। खतरे का स्तर अत्यधिक खतरनाक। भंडारण संबंधी विशेष आवश्यकताएं, वैक्यूम सील्ड, मानव संपर्क से मुक्त। पौराणिक विशेषता का वर्णन, यह एक ध्वज प्राचीन अवशेष जैसा दिखता है। इसे सीधे देखा नहीं जा सकता, ये किसी की आत्मा और इच्छाशक्ति को मोहित कर सकता है। कमजोर इच्छाशक्ति वाले लोग इसका विरोध नहीं कर सकते, इसने मस्तिष्क मृत्यु का कारण बन सकता है। मानसिक सम्मोहन शक्ति, ये वस्तु एक पौराणिक अवशेष है जो हमारे झेनेवू समाज को गलती से प्राप्त हो गया। मैंने सुना है कि आपने पौराणिक अवशेषों को संरक्षित करने के लिए विशेष रूप से एक मिथक संरक्षण क्लब की स्थापना की है। क्या आप इसकी वास्तविक प्रकृति का पता लगा सकते हैं? झाओ युई ने पूछे बिना नहीं रह सकी। उसे तो इस खबर की जानकारी भी थी। वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन झाओ निश्चित रूप से उनके बारे में बहुत कुछ जानती थीं। वीर ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं कोशिश कर सकता हूं। वह स्वभाव से जिज्ञासु था। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी मानसिक शक्ति ने काले बैनर को भेद दिया। उसे तुरंत ही एक अंधेरे स्थान में प्रवेश करने का एहसास हुआ। घना काला कोहरा छा गया और एक अज्ञात भयानक ध्वनि गूंज उठी, मानो प्राचीन काल से आ रही हो, जो व्यक्ति को एक अंतहीन भ्रम में डुबो देती है। हे आत्मा, लौट आओ! हे आत्मा, लौट आओ! प्राचीन पुकारें बार बार गूंजती रहीं, जिससे हृदय थरथरा उठता था, अनंत रूप से डूबता चला जाता था, आत्मा के सबसे गहरे भाग में गिरता चला जाता था, जहां से स्वयं को निकालना असंभव था। वीर का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने अचानक अपनी आंखें खोली, जो तेज रोशनी से जगमगा रही थीं। क्या ये आत्माओं को बुलाने वाला बैनर हो सकता है? अध्याय 405 मजबूत साझेदारी।
देवताओं के राज्याभिषेक में आत्मा आह्वान ध्वज नामक एक दुष्ट जादुई खजाना था जो लोगों की आत्माओं को बुलाकर उन्हें अदृश्य रूप से मार सकता था। यह उससे पहले मौजूद पौराणिक अवशेष से काफी मिलता जुलता था। हालांकि ये वस्तु अधिकतर अपूर्ण थी और इसकी शक्ति काफी कम हो गई थी। इसके बावजूद लोगों के दिमाग को भ्रमित करने की इसकी क्षमता से बचाव करना अभी भी असंभव था। भूत प्रेत निराकार और सारहीन होते हैं, उन पर शारीरिक हमले अप्रभावी होते हैं। केवल ऊर्जा क्षति और मानसिक हमले ही सबसे अधिक प्रभावी होते हैं। यदि इस आत्मा आह्वान बैनर का कुशलतापूर्वक उपयोग किया जा सके तो यह निश्चित रूप से भूत जाति को मारने के लिए एक बेहतरीन हथियार साबित होगा। वीर का दिल तुरंत ही उमड़ पड़ा और वह खुद को रोक नहीं पाया और उसने पूछा, वरिष्ठ झाओ, ये पौराणिक अवशेष मेरे लिए बहुत उपयोगी है। क्या मैं जान सकता हूं कि इसे आपके साथ आदान प्रदान करने के लिए मुझे क्या विधि करनी होगी? ऐसा लगता है कि आपको पौराणिक अवशेषों की वाकई गहरी समझ है और आप उनका कुशलतापूर्वक उपयोग कर सकते हैं। झाओ युई की आंखों में तीव्र जिज्ञासा झलक रही थी। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यह वस्तु वास्तव में क्या करती है? वीर उसका फायदा उठाना नहीं चाहता था और उसने सच्चाई से समझाया, यह एक प्राचीन दुष्ट जादुई खजाना है जो लोगों की आत्माओं और दिमाग को नुकसान पहुंचाता है। इसमें अभी भी कुछ शक्ति बची है, लेकिन इसे नियंत्रित करने के लिए विशेष तरीकों की आवश्यकता है, अन्यथा इसका उल्टा असर होगा और व्यक्ति का अपना दिमाग भी क्षतिग्रस्त हो जाएगा। मुझे एक प्राचीन अनुष्ठानिक शुद्धिकरण विधि पता है जिसे मैं आजमा सकता हूं। अगर यह काम नहीं करता है तो मैं इसे भविष्य के शोध के लिए अपने मिथक संरोधक क्लब में रख सकता हूं। शायद एक दिन मैं इसके असली उद्देश्य को पूरी तरह से समझ सकूं और इसका उपयोग क्लब की नींव को मजबूत करने के लिए भी किया जा सके। तो बात कुछ ऐसी है। ये कारण काफी तर्कसंगत था, लेकिन जिस बात ने झाओ युई को आश्चर्यचकित किया वह ये थी कि वीर वास्तव में एक प्राचीन शोधन विधि में निपुण था जो लंबे समय से लुप्त हो चुकी थी, एक पौराणिक अनूठी तकनीक जिसका उपयोग विशेष रूप से प्राचीन पौराणिक अवशेषों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता था। हालांकि इस व्यक्ति की साधना का स्तर कम था, फिर भी वह रहस्य की कई परतों से घिरा हुआ था और जितना अधिक वह उसके बारे में जानने की कोशिश करती उतना ही वह रहस्यमय होता चला गया। सीनियर झाओ, क्या आप भी क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन के लिए यहाँ आए हैं? अगर यह इस पौराणिक अवशेष के लिए है तो मैं आपके लिए व्यक्तिगत रूप से कुछ तैयार कर सकता हूँ। वीर को नहीं लगता था कि उसमें ऐसी कोई बात थी जिस पर वह लालच करे। घोस्ट ब्लैक टाइड के आसन खतरे को देखते हुए उसका अचानक आगमन संभवतः क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन के लिए भी था। इसकी कोई जरूरत नहीं होगी। हैरानी की बात है कि झाओ युई ने शांत भाव से इनकार कर दिया। मैं यहाँ इसके लिए नहीं आई हूँ। वीर तुरंत ही असमंजस में पड़ गया। झाओ युई ने हंसते हुए कहा, मैं ये पौराणिक अवशेष खास तौर पर अपने साथ लाई हूँ, किसी और वजह से नहीं। मैं बस ये पूछना चाहती थी कि क्या आप मुझे अपने मिथक संरोधक क्लब में शामिल होने की अनुमति देंगे? तुम मेरे क्लब में शामिल होना चाहती हो? वीर और भी ज्यादा हैरान हो गया। झाओ युई कोई साधारण व्यक्ति नहीं थी। उसके लिए सक्रिय रूप से उसके फिलहाल खाली क्लब में शामिल होने की कोशिश करना, चाहे किसी भी नजरिए से देखा जाए, कुछ हद तक अवास्तविक लग रहा था। बिल्कुल, झाओ युई ने सिर हिलाकर अपने फैसले की पुष्टि की। मैंने आपके मिथ कंटेनमेंट क्लब के बारे में विशेष रूप से शोध किया है। इसमें कई अनोखी और असाधारण औषधियां हैं जो मेरे लिए और यहां तक कि जेनेवु सोसाइटी के लिए भी बहुत उपयोगी हैं। मैं इसमें शामिल होना चाहती हूं ताकि देख सकूं कि क्या मैं इन वस्तुओं के बदले आपसे पौराणिक अवशेषों का आदान प्रदान कर सकती हूं। वास्तव में इसे हमारे दोनों क्लबों के बीच एक सहयोग माना जा सकता है। कितनी शालीन चरित्र और बुद्धिमत्ता वाली महिला है। वीर ने मन ही मन उसकी प्रशंसा की। पौराणिक अवशेषों के बदले क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन का आदान प्रदान महज एक लेन देन होगा। लेन देन अक्सर एक बार होने वाली घटना होती है, अगली बार यह कब और किस रूप में होगा यह अज्ञात है। लेकिन उसने मिथक संरोध क्लब की प्रकृति को भलीभांति समझ लिया था। सहयोग स्थापित करके वह वीर के साथ औषधियों के व्यापार का मार्ग प्रशस्त कर सकती थी। भविष्य में वह लगातार विभिन्न जीन औषधियां और यहां तक कि पौराणिक अवशेषों के माध्यम से वीर द्वारा परिष्कृत बहुमूल्य पौराणिक ज्ञान भी प्राप्त कर सकती थी। उसके इरादे को भांपते हुए वीर नाखुश नहीं था, क्योंकि यह उसके लिए भी कोई बुरी बात नहीं थी। हमें वास्तव में किस प्रकार सहयोग करना चाहिए? वीर ने महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। हमारे सहयोग का आधार यह है कि हमारे दोनों क्लबों के अध्यक्ष एक दूसरे के क्लबों में शामिल होकर एक दूसरे के संचालन सिद्धांतों को समझें और उनका पर्यवेक्षण करें।
आपको पता होना चाहिए कि हमारा झेनवू समाज एक मार्शल आर्ट क्लब है और हम अक्सर युद्ध क्षेत्र में कई पौराणिक अवशेष प्राप्त करते हैं, लेकिन हमारे क्लब के लिए उनका उपयोग बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। हम इनका उपयोग आपके क्लब से जीन औषधियों और पौराणिक ज्ञान के बदले कर सकते हैं, ताकि हमारे क्लब के सदस्यों को उनकी साधना में सहायता मिल सके। दोनों क्लब एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे की शक्तियों का लाभ उठाते हैं, जो हम दोनों को तेजी से विकसित होने के लिए पर्याप्त है। वीर भी भावुक हो गया। ये वाकई अच्छी बात थी। मिथ कंटेनमेंट क्लब अभी भी एक नवस्थापित संगठन था जो दूसरों के लिए अज्ञात था और इसका विस्तार करना कठिनाइयों से भरा होता। लेकिन अगर वह मार्शल आर्ट्स की इस महारानी द्वारा स्थापित झेनवू सोसाइटी के साथ सहयोग करता है, तो इससे उसकी प्रतिष्ठा धीरे धीरे स्थापित हो जाएगी और सदस्यों की भर्ती करना बहुत आसान हो जाएगा। इसके अलावा मार्शल आर्ट्स की महारानी के स्वयं शामिल होने से मिथ कंटेनमेंट क्लब की लोकप्रियता में काफी वृद्धि होगी। यह एक बेहद लाभकारी स्थिति प्रतीत होती थी। झाओ युई के साथ पहले भी काम कर चुके होने के कारण वे एक दूसरे को अच्छी तरह समझते थे। दोनों प्रमुख क्लबों के अपने अपने आधार थे, एक मजबूत गठबंधन से अनगिनत लाभ प्राप्त होंगे। अच्छा, वीर के पास मना करने का कोई कारण नहीं था और वह तुरंत सहमत हो गया। फिर उसने पूछा, हमारे मिथक संरक्षण क्लब का उद्देश्य पौराणिक अवशेषों का संरक्षण करना है और इसका स्वरूप बहुत सरल है, वरिष्ठ झाओ, इसलिए आपको किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसके विपरीत आपके झेनवू समाज में एक साधारण सदस्य के रूप में शामिल होने पर मुझे क्या करना होगा? झेनवू सोसाइटी मार्शल आर्ट के सच्चे अर्थ को प्राप्त करने के लिए स्थापित एक क्लब है। इसमें एक पॉइंट सिस्टम है जिसका उपयोग जीन मार्शल आर्ट के बदले किया जा सकता है। पॉइंट कमाने के कई तरीके हैं: क्लब के युद्ध मिशन पूरे करना, साधना सामग्री का योगदान देना और मार्शल आर्ट के बदले मार्शल आर्ट का आदान प्रदान करना। क्लब के नियम बहुत सख्त नहीं हैं। सीनियर झाओ ने हंसते हुए कहा, जीन मार्शल आर्ट्स है ना? वीर ने झेनवू सोसाइटी की विनिमय सूची खोली, जिसमें विभिन्न जीन मार्शल आर्ट्स प्रदर्शित थे, जिनमें हर तरह की क्षमताएं शामिल थीं। प्रत्येक क्षमता को पूरी तरह से उजागर करने के लिए विशिष्ट जीन शक्ति की आवश्यकता होती थी। इनमें से कछुआ सांप मुट्ठी नामक एक मध्यवर्ती उच्च स्तर की मार्शल आर्ट ने विशेष रूप से उनका ध्यान आकर्षित किया। उसने पहले भी झाओ युई को इस मार्शल आर्ट का प्रदर्शन करते देखा था। ये वुडांग स्टार से उत्पन्न एक मार्शल आर्ट थी, जो यिन और यांग के दो मार्गों को जोड़ती थी, जिसमें ड्रैगन और सांप जैसी आकृतियां शामिल थीं। यदि वह इसे सीख लेता तो यह उसके पंच आत्मा भयंकर मुट्ठी के लिए बहुत सहायक होता। इसके लिए विनिमय अंक 5000 तक थे। सीनियर झाओ, अगर मैं व्यक्तिगत रूप से झेनवू सोसाइटी को 100 किलोग्राम क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन प्रायोजित कर सकूं, तो आपको क्या लगता है कि इसके कितने पॉइंट्स मिलेंगे? वीर ने अनायास ही पूछा। ये सुनकर झाओ युई का चेहरा आश्चर्य से चमक उठा। क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन इस समय ग्रेट वॉल के भीतर एक दुर्लभ रणनीतिक सामग्री है और इसका मूल्य काफी अधिक है। यदि आपके पास 100 किलोग्राम है तो मैं आपको 10,000 मार्शल आर्ट पॉइंट्स प्रदान कर सकती हूँ। एक कछुआ सांप मुट्ठी इतनी सस्ती है, केवल 50 किलोग्राम लाल सर्प अग्नि औषधि के बराबर। वीर मन ही मन आश्चर्यचकित था। आखिर वह किस बात में हिचकिचा रहा था? उसने तुरंत ही वह सौदा कर लिया। दोनों क्लब अध्यक्षों के विचार विमर्श के दौरान मिथ कंटेनमेंट क्लब और झेनवू सोसाइटी के बीच सहयोगात्मक संबंध आधिकारिक तौर पर स्थापित हो गया, जिससे एक घनिष्ठ बंधन का निर्माण हुआ। झाओ युई 100 किलोग्राम क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन लेकर संतुष्ट होकर चली गई। वीर भी निष्क्रिय नहीं रहा। उसने तुरंत नव प्राप्त कछुआ सांप मुके का अभ्यास शुरू कर दिया। उसके मुके के प्रहार बिजली की तरह गूंजते थे, जिनमें यिन और यांग रूपांतरण होते थे, जिससे उसे कछुए और सांप का सही अर्थ समझने और अपने पंच आत्माओं वाले भयंकर मुके को परिपूर्ण करने में मदद मिली। कछुआ सांप मुट्ठी का अभ्यास करने के बाद उसने आत्मा आह्वान बैनर को परिष्कृत करने के लिए एक मानसिक गुप्त तकनीक का उपयोग करने में जरा भी समय बर्बाद नहीं किया, जिससे एक प्रारंभिक छाप छूट गई। इस पर पूर्ण नियंत्रण पाने के लिए अभी भी क्रमिक रूप से और अधिक परिष्करण की आवश्यकता थी। खेती बाड़ी में समय का कोई भेद नहीं होता, एक दिन पलक झपकते ही बीत जाता है। अंतरिक्ष से एक घना भयानक काला ज्वार उभरा, जो अनियंत्रित रूप से फैलता चला गया। चीन की महान दीवार के अंदर और बाहर अलार्म बजने लगे। शहर पर काले बादल छा गए, मानो उसे कुचल देंगे। भूत असीम थे, तारों की रोशनी को पूरी तरह से निगल रहे थे, मानो एक अंतहीन अंधकार में नरक हो। इस क्षण में सबसे दृढ़ निश्चयी व्यक्ति भी चैन से नहीं रह सकता था। अध्याय 406 स्टार वार्स का पर्दा उठता है।
अंतरिक्षीय महान दीवार के अंदर और बाहर दोनों जगह धुंधलापन था। भूतिया राक्षस ज्वार की तरह उमड़ पड़े और वे जहां भी गए प्रकाश मंद पड़ गया और अंतरतारकीय अंतरिक्ष में चमक का कोई निशान नहीं दिखाई दिया। एक के बाद एक तारे आंधी में जलती मोमबत्तियों की तरह टिमटिमाते और बुझते चले गए। उनकी ऊर्जा पूरी तरह से नष्ट हो गई और वे ब्रह्मांड में तैरते हुए शांत निर्जीव तारे बन गए। विकृत आकृतियां चींटियों की तरह एकत्रित होकर लगातार अंतरिक्ष में तैरती रहीं और अपने पीछे भयानक परछाइयां छोड़ती गईं। चीन की महान दीवार चारों ओर से पूरी तरह से घिरी हुई थी। हवा बंद थी, उसमें एक भी छेद नहीं था। ब्रह्मांड की गहराइयों से उठने वाली अंतहीन काली लहर का उद्देश्य ग्रेट वॉल को पूरी तरह से डुबो देना था, जिससे बचने का कोई मौका न बचे। इस तनावपूर्ण और दमनकारी माहौल में सबसे शांत व्यक्ति भी घबराए बिना नहीं रह सकता था और उसका चेहरा अत्यंत गंभीर दिखाई देने लगा। जातियों का एक ऐसा युद्ध जो मृत्यु तक चलता रहेगा। कोई विनम्र शब्द नहीं थे, चेतावनी भी नहीं, केवल एक ही जवाब था, आग। बिना किसी चेतावनी या सूचना के आग लगाने का जोशीला और गूंजता हुआ आदेश स्टेलर फोर्ट्रेस में गूंज उठा और जैसे ही शब्द कहे गए पहले से ही तैयार तोपों ने आग की प्रचंड लपटें छोड़ दी। क्वांटम एनहिलेशन कैनन, गैटलिन हेवी कैनन, डार्क मैटर डिकम्पोजिशन कैनन। विभिन्न ऊर्जा तोपों ने विस्फोट किया जिनमें अंतरतारकीय मनुष्यों की उच्चतम तकनीक समाहित थी। प्रत्येक शॉट में अविश्वसनीय रूप से भयानक दैवीय शक्ति थी जो तारों और पदार्थ की सबसे बुनियादी संरचनाओं को नष्ट करने में सक्षम थी। घोस्ट ब्लैक टाइड में तुरंत हलचल मच गई और उसमें आश्चर्यजनक रूप से बड़े बड़े छेद हो गए। लेकिन असंख्य भूत राक्षस ज्वार की तरह तेजी से उमड़ पड़े, छेदों को भरते हुए एक अंतहीन आपूर्ति की तरह। एक के बाद एक भूतिया जीव तारों पर विराजमान होकर लगातार ऊर्जा का उपभोग करते रहे और उनके फूले हुए प्रजनन अंगों से भूतिया उप इकाइयां अलग होती रहीं। तारकीय ऊर्जा की प्रेरणा से वे लगातार बढ़ते रहे, थोड़े ही समय में परिपक्व हो गए और प्रत्येक की अलग अलग आकृतियां और क्षमताएं थीं। इसके बाद भूतों की इन सेनाओं ने जोरदार जवाबी हमला किया। भूत जैसे दिखने वाले ऑक्टोपसों का एक समूह घनी तरह से इकट्ठा होकर एक विशाल विद्युत चुंबकीय कुंडली के समान एक समूह बना लिया। कुंडली में लगातार विद्युत ऊर्जा जमा होती रही जो आगे की ओर धकेलती रही और अचानक एक विशाल विद्युत चुंबकीय तोप से विस्फोट हो गया। नरभक्षी फूल जैसे भूत राक्षसों ने अपने मुंह खोले, तारों में जड़ें जमाईं, तारकीय ऊर्जा को अवशोषित किया और शक्तिशाली विकिरण ऊर्जा को बाहर निकाला, अंतरिक्ष को चीरते हुए हमला किया। विशालकाय अजगरों के शरीर आपस में कुंडलित थे, प्रत्येक के भीतर ऊर्जा का निरंतर संचार हो रहा था जिससे तीव्र उतार चढ़ाव उत्पन्न हो रहे थे। ऊर्जा संकेतों में बाधा उत्पन्न हो रही थी जिसके कारण ग्रेट वॉल किले में अनगिनत मशीनें पूरी तरह से निष्क्रिय हो गईं और उनका संपर्क टूट गया। भूत जाति स्वयं ऊर्जा का एक समूह है जो स्वाभाविक रूप से विभिन्न ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को नियंत्रित करने में सक्षम है। विचित्र आक्रमण विधियों के साथ एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए उनका आक्रमण ज्वार की तरह लहरों में उमड़ता है और अंतरतारकीय ग्रेट वॉल को पूरी तरह से डुबो देता है। अंतरतारकीय युद्ध की सही मायने में शुरुआत हो गई। ऊर्जा की बमबारी के कारण इस्पात से बने किले भी खतरनाक तरीके से हिल रहे थे, लगातार कांप रहे थे, जिससे अंदर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई थी। ऊर्जा कवच सक्रिय करो। एक भयंकर दहाड़। ऊर्जा कवच सक्रिय हो रहा है। 10%, 20%, 30%, 100%। एक मोटा ऊर्जा कवच तेजी से चमक उठा, ठोस रूप धारण कर एक अभेद्य किले की तरह तारकीय किले को अंदर और बाहर से पूरी तरह सुरक्षित कर लिया। बूम बूम बूम। असंख्य ऊर्जा तोपों ने उस पर हमला किया और ऊर्जा ढाल पर लहरें फैल गईं, जिससे घोस्ट ऊर्जा का प्रभाव पूरी तरह से गायब हो गया। किले पर तैनात अनगिनत तोपों ने जवाबी हमले किए। एक के बाद एक ऊर्जा तोपों ने पूरे क्षेत्र को रोशन कर दिया। हर जगह बिखरी हुई ऊर्जा की चकाचौंध भरी रोशनी थी। कोई भी जीवित प्राणी जो इसकी चपेट में आ जाता वह शायद पल भर में चूर चूर हो जाता, यहाँ तक कि सबसे सरल आणविक संरचना भी नहीं बचती। विभिन्न नस्लों के बीच ये युद्ध अभी शुरू ही हुआ था और तुरंत ही एक उग्र दौर में प्रवेश कर गया। तोपों की गर्जना, ऊर्जा का विस्फोट, अंतरिक्ष का कंपन। विज्ञान कथाओं के तत्वों से भरपूर एक अंतरतारकीय युद्ध उनकी आंखों के सामने घटित हुआ। इसे अपनी आंखों से देखकर वीर भी बेहद स्तब्ध रह गया। इस भव्य नजारे को व्यक्तिगत रूप से अनुभव करने पर वीडियो रिकॉर्डिंग में इसका एहसास नहीं किया जा सकता था। युद्ध के बाद का दृश्य अविश्वसनीय रूप से भयावह था। सभी पदार्थ पूरी तरह से चूर चूर हो गए थे और यहाँ तक कि अंतरतारकीय साधक जिन्होंने जीवन रूपांतरण किया था वे भी इसके भीतर चींटियों जितने छोटे हो गए थे और पकड़े जाने पर तुरंत ब्रह्मांडीय मलबे में बदल जाते थे।
प्रारंभिक जांच के बाद ग्रेट वॉल किले ने अपना असली तुरुप का पत्ता छिपाना बंद कर दिया। धातु के गोले एक एक करके विद्युत चुंबकीय रूप से त्वरित किए गए और लगभग प्रकाश की गति से विशाल तोपों से बाहर निकाले गए। धातु के गोले देखने में बहुत ही आदिम प्रतीत होते थे, लेकिन एक बार दागे जाने के बाद उन्होंने तुरंत ही ग्रेट वॉल के अंदर और बाहर मौजूद अनगिनत लोगों का ध्यान और उत्सुकता आकर्षित कर ली। क्या ये भूतिया राक्षस एक बार फिर पहले की तरह अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन कर सकता है? परिणाम ने उन्हें निराश नहीं किया। जैसे ही धातु के गोले घोस्ट फॉर्मेशन से टकराए, वे तुरंत फट गए, जिससे लाल धुएं के गुबार फैल गए। वे भूतिया राक्षस पल भर में प्रज्वलित हो गए, अनायास ही हवा में भयंकर लाल लपटों में बदल गए और महामारी की तरह फैल गए। उनके ऊर्जा शरीर पूरी तरह से नष्ट हो गए, एक के बाद एक हवा में भयंकर लपटों में जलते चले गए। क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन एक ऊर्जा प्रतिक्रिया उत्प्रेरक है। इसमें स्वयं बहुत कम हानि होती है, इसका प्रभाव उल्लेखनीय है और इसकी अवधि भी आश्चर्यजनक है। घोस्ट ब्लैक टाइड में तुरंत अराजकता फैल गई और लाल लपटें तेजी से फैलने लगी। जहां धातु के गोले टकराए, वहां तुरंत ही आग के विशालकाय छेद दिखाई दिए, जो लगातार फैलते जा रहे थे। चाहे कितने ही भूत राक्षसों ने उन्हें भरने की कोशिश की हो, वे केवल क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन के लिए ईंधन का काम करते रहे और खुद को फिर से भरने में असमर्थ रहे, जिससे बड़े बड़े लाल खाली स्थान बन गए। काली लहर लगातार उतार चढ़ाव करती रही और लाल लपटें बाढ़ की तरह उमड़ पड़ी, जिससे प्रतीत होने वाली असीम काली लहर पल भर में अस्त व्यस्त हो गई। अंतरतार की अब महान दीवार ने पहली बार बढ़त हासिल की और अंदर और बाहर जयकारे गूंज उठे। क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन काम कर रही है। ये सचमुच भूत जाति का अभिशाप है। हमारी मानव जाति के पास एक और महाशक्ति है जो भूतों के आक्रमण का सामना करने के लिए पर्याप्त है। एक और ऐसे तुरुप के पत्ते के साथ हम भूत जाति के खिलाफ एक बड़ा जवाबी हमला भी शुरू करने में सक्षम हो सकते हैं। सबके चेहरों पर उत्साह झलक रहा था, मानो उन्होंने युद्ध में जीत की सुबह देख ली हो। लेकिन वीर, जो कि क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन के निर्माता थे, इसे उस तरह से नहीं देखते थे। ऐसा नहीं था कि उन्हें मानवता पर भरोसा नहीं था। दरअसल वो क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन की शक्ति, लाभ और सीमाओं को पूरी तरह से समझता था। यह अकेली औषधि, हालांकि घोस्ट रेस के भयंकर आक्रमण को बेअसर करने में सक्षम थी, लेकिन दो अंतरतारकीय जातियों के बीच विशाल सभ्यतागत अंतर को पाटने के लिए अपर्याप्त थी। यदि कोई यह भूली धारणा रखता कि एक ही तुरुप के पत्ते से किसी जाति का सफाया किया जा सकता है, तो अंतरतारकीय मानव अनगिनत बार विलुप्त हो चुके होते। वास्तव में महत्वाकांक्षी व्यक्ति इस तरह नहीं सोचते, और वास्तव में उनकी भविष्यवाणियां सही साबित हुई। क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन के शक्तिशाली आक्रमण का सामना करने के बाद भूत जाति ने अचानक हमला किया। भूत जाति को इस लाल सर्प अग्नि औषधि के प्रभाव का पहले से ही पता चल चुका था। उनके लिए अप्रस्तुत रहना असंभव था। जल्दी से आना। अंतरिक्ष में लहरें उठी, तीव्र ऊर्जा उतार चढ़ाव ने हस्तक्षेप किया। 1 दर्जन से अधिक वर्महोल अचानक खुल गए और ग्रह जितने विशाल घोस्ट ब्लैक होल बाहर निकल आए, जो अथाह गड्ढों की तरह तेजी से अंदर की ओर खींच रहे थे। इस जबरदस्त खिंचाव ने क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन द्वारा उत्पन्न ज्वालाओं को उनके अपने जलते हुए साथियों के साथ पूरी तरह से अपने पेट में समा लिया और फिर शांत हो गए। अध्याय 407 भूतिया यांत्रिक घुसपैठ। भूतिया ब्लैक होल शून्य क्षेत्र में चुपचाप तैर रहा था। ध्वनि तरंगे, प्रकाश तरंगे, कण तरंगे, ऊर्जा के किसी भी प्रकार के उतार चढ़ाव फैल नहीं पा रहे थे, क्योंकि वे पूरी तरह से गायब हो जाते थे, बिना कोई निशान छोड़े। जैसे ही घोस्ट ब्लैक होल प्रकट हुआ, उसने तुरंत अपनी ही प्रजाति को निगलना शुरू कर दिया। क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन द्वारा निर्मित लाल लपटों के साथ उनके शरीरों को निगलते हुए एक अथाह गड्ढे की तरह कोई और आवाज नहीं छोड़ी। ग्रेट वॉल यूनिवर्सिटी की तोपों ने लगातार बमबारी की और धातु के गोले आकाश में तेजी से दौड़ते हुए दिखाई दिए। फिर भी घोस्ट ब्लैक होल ने कुछ भी नहीं रोका और उन सभी को पूरी तरह से निगल लिया। पदार्थ का निर्माण अत्यधिक ऊर्जा के संग्रहण से होता है, जिसमें एक अतिस्थिर संरचना होती है जो ऊर्जा में नहीं होती। वीर ने स्पष्ट रूप से देखा कि घोस्ट ब्लैक होल ने अपनी अत्यधिक केंद्रित ऊर्जा संरचना के कारण एक अर्धभौतिक संरचना का निर्माण कर लिया था, जिससे वह अपने भीतर मौजूद क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन की विनाशकारी शक्ति का प्रतिरोध करने में सक्षम था। पल भर में अंतरिक्ष में मौजूद क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन पूरी तरह से नष्ट हो गई और भूतिया जीवों से निपटने के लिए मनुष्यों द्वारा विकसित किया गया यह महान हथियार पूरी तरह से बेअसर हो गया। लेकिन घोस्ट ब्लैक होल का भी कुछ नुकसान हुआ।
ज्वालाओं से उत्पन्न लाल ज्वार को ब्लैक होल ने निगल लिया, लेकिन जब मात्रा पर्याप्त हो जाती है तो मात्रात्मक परिवर्तन से गुणात्मक परिवर्तन भी होता है। इन कई दिनों के दौरान वीर के नेतृत्व वाली रसायन प्रयोगशाला ने 1500 किलोग्राम से अधिक क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन का उत्पादन किया था। इतनी बड़ी मात्रा में दवा ने ऊर्जा में भयानक आंतरिक विनाश उत्पन्न किया और यहां तक कि वे घोस्ट ब्लैक होल भी इसे पूरी तरह से सहन नहीं कर सके। उनके काले गड्ढे जैसे शरीर के भीतर धीरे धीरे लाल रंग की झिलमिलाहट दिखाई देने लगी और आग की लपटें धीरे धीरे लेकिन लगातार बढ़ती और फैलती जा रही थीं। वीर की आंखें सिकुड़ गईं और वह तुरंत समझ गया कि यह घोस्ट ब्लैक होल की आंतरिक ऊर्जा संरचना थी जो तेजी से विघटित हो रही थी और लगातार ढह रही थी। हालांकि भूत जाति एक परग्रही प्रजाति है और उनकी बुद्धिमत्ता किसी भी तरह से मनुष्यों से कम नहीं है। क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन के हानिकारक प्रभाव का प्रतिरोध करके उन्होंने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया था और इसके लिए उन्हें कोई कीमत चुकानी नहीं पड़ी। जल्दी से आना। एक वर्महोल फिर से खुल गया और घोस्ट ब्लैक होल अपनी जाति के आदेश का पालन करते हुए उसमें प्रवेश कर गया। जब वह पुनः प्रकट हुआ तब तक वह ब्रह्मांड की सुदूर गहराइयों में पहुंच चुका था और एक सुपरनोवा की तरह गर्जना करते हुए विस्फोट कर रहा था, जिसका प्रकाश उन तक पहुंचने में बहुत समय ले रहा था। 10 से अधिक घोस्ट ब्लैक होल का बलिदान करने के बाद भूत सेना ने अंततः सभी क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन को स्थानांतरित कर दिया, जिससे वे भूत सेना को जरा भी खतरा पहुंचाने में सक्षम नहीं रह गए। युद्ध अपनी पूर्व संतुलित स्थिति में लौट आया, एक अंतहीन ऊर्जाक्षय युद्ध। विशाल तोपें और ऊर्जा लगातार गर्जना करते हुए एक दूसरे की ओर बढ़ रही थी। चीन की महान दीवार का किला अचानक आशावाद से परे प्रतीत होने लगा। घोस्ट ब्लैक टाइड असीमित था और ग्रेट वॉल के प्रवेश मार्ग घोस्ट्स द्वारा पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिए गए थे, जिससे बाहरी मदद मांगना असंभव हो गया था और उन्हें एक अंतहीन ऊर्जाक्षय युद्ध में धकेल दिया गया था। ये कठोर शक्ति का सीधा टकराव था जिसमें अनावश्यक रणनीति के लिए कोई जगह नहीं थी। अंतरिक्षीय युद्ध में शक्तिशाली तोपखाने की शक्ति और तकनीकी श्रेष्ठता सभी रणनीतियों और सैन्य युक्तियों को पूरी तरह से बेकार करने के लिए पर्याप्त थी। ज्ञान केवल तोपों की मारक क्षमता से परे ही मौजूद होता है। जब दोनों पक्ष शक्ति में बराबर हो तभी सैन्य रणनीति और युक्ति महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। ठीक इसी कारण से इसने अंतरतारकीय महान दीवार का निर्माण करने वाले मानव वरिष्ठ की सर्वोच्च बुद्धिमत्ता को और भी अधिक उजागर किया। अंतरिक्षीय विशाल दीवार ने अपने किले बनाने के लिए तारों को अपने कब्जे में ले लिया, जिससे वह तारों की ऊर्जा का उपयोग अपने लिए कर सके। तारे हर पल उच्च तीव्रता वाले परमाणु सम्मेलन से गुजरते हैं, जो विशाल परमाणु बमों के बराबर होता है और लगभग अक्षय ऊर्जा से भरपूर होता है, जो लंबे समय तक चलने वाले आक्रमण को सहन करने के लिए पर्याप्त है। हवा में विभिन्न प्रकार की विकिरण ऊर्जाएं आपस में टकराईं, जिससे आकाश युद्ध के रंग में रंग गया और बमबारी 3 दिन और 3 रातों तक बिना किसी रुकावट के जारी रही। और अंतरतारकीय महान दीवार के भीतर मौजूद हर कोई किसी भी क्षण अंतिम युद्ध के लिए तैयार था। जब युद्ध अपने अंतिम चरण में पहुंचेगा तो हर कोई अपनी जाति के लिए लड़ने के लिए आगे आएगा। मैं अपनी जाति की रक्षा करूंगा। उस क्षण सभी के मन में ऐसा एहसास हुआ। सौभाग्य से मानव पूर्वजों द्वारा निर्मित ये किला ग्रेट वॉल काफी मजबूत था। 3 दिनों तक तोपखाने के हमलों के बाद भी ऊर्जा कवच अभेद्य अडिग बना रहा और कभी भी उस विकट स्थिति तक नहीं पहुंचा। लंबे समय तक चले गतिरोध के बाद घोस्ट रेस ने आखिरकार अपना धैर्य खो दिया, या शायद उपयुक्त क्षण की प्रतीक्षा की, और पहली बार उनके आक्रमण की रणनीति में बदलाव आया। बूम! एक और विशाल वर्महोल खुल गया। एक विशालकाय भूत जो किसी स्टारशिप मदरशिप के आकार का था, अंदर से बाहर निकला। उसने अपना मुंह खोला और भीतरी स्थान से अचानक मिश्र धातु से बनी यांत्रिक संरचनाएं बाहर उगल दी, जो विभिन्न आकृतियों में दिखाई दी। ऑक्टोपस, भयंकर बाघ, विशालकाय हाथी और इससे भी अधिक विचित्र यांत्रिक जानवर। इनमें से प्रत्येक प्रेत प्राणी ने उनमें प्रवेश किया और ये कठोर मशीनें मानो एक आत्मा प्राप्त कर ली और तुरंत जीवित हो उठी। उनकी आंखों से रक्त लाल प्रकाश फूट पड़ा और वे पागलों की तरह आगे बढ़ने लगे। एक परग्रही प्रजाति होने के नाते भूत जाति के पास अपनी स्वयं की बुद्धि थी और उनकी सभ्यता मनुष्यों से पूरी तरह से अलग थी, जो एक मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना से मिलती जुलती थी। उनकी तकनीक किसी भी तरह से मनुष्यों से कमतर नहीं थी। उन्होंने तो अपने लिए यांत्रिक शरीरों का एक सेट भी विशेष रूप से तैयार कर लिया था। यांत्रिक राक्षस लहरों की तरह आगे बढ़े और ऊर्जा ढाल पर भौतिक रूप से प्रहार किया। ढाल की तीव्र ऊर्जा यांत्रिक प्राणियों के शरीरों पर गिरी।
यह अज्ञात था कि वे किस मिश्र धातु से बने थे, लेकिन वे अत्यधिक ताप प्रतिरोधी थे, ऊर्जा ढाल के उच्च तापमान को बलपूर्वक सहन करते हुए अंदर घुसने में कामयाब रहे। बूम बूम बूम, चीन की विशाल दीवार पर लगी तोपें तुरंत गरज उठीं। ऊर्जा कवच में घुसपैठ करने वाले भूतिया यांत्रिक राक्षसों की पहली लहर पल भर में ही टुकड़े टुकड़े हो गई और एक के बाद एक विस्फोट होते चले गए। लेकिन भूतिया यांत्रिक जानवरों की संख्या हजारों में थी, जो लहर दर लहर आ रहे थे, मौत से बेखौफ तोपखाने की बमबारी को दृढ़ता से सहते हुए सीधे ग्रेट वॉल किले के मुख्य शिविर की ओर बढ़ रहे थे। यांत्रिक राक्षसों के आधिकारिक आक्रमण के साथ ही प्रारंभिक ऊर्जा बमबारी का चरण समाप्त हो गया। अब बारी थी निर्णायक क्षण की, व्यक्तिगत युद्ध की। ग्रेट वॉल किले के द्वार गर्जना के साथ खुले और लघु रोबोटों से लैस अंतरतारकीय योद्धा मधुमक्खियों की तरह बाहर निकल आए और भूतिया यांत्रिक राक्षसों का सीधे सामना करते हुए एक अराजक युद्ध में संलग्न हो गए। बंदूकें, खून, आग, एक क्रूर लेकिन प्रेरणादायक युद्ध। अनगिनत अंतरतारकीय योद्धा एक के बाद एक आगे बढ़ते गए, जीवन और मृत्यु की परवाह किए बिना भूतिया यांत्रिक राक्षसों से भयंकर रूप से लड़ते हुए। कुछ हवा में टकरा गए, ऊर्जा के गोले में तब्दील होकर पूरी तरह से चकनाचूर हो गए। ग्रेट वॉल यूनिवर्सिटी में एक गंभीर और प्रभावशाली आवाज गूंजी, अब नवीनतम युद्ध मिशन की शुरुआत हो रही है। भूतिया यांत्रिक राक्षसों का वध करो, अंतरतारकीय ग्रेट वॉल की रक्षा करो। प्रत्येक भूतिया यांत्रिक राक्षस के वध पर 1000 पुण्य सेवा प्राप्त करें, प्रत्येक बड़े यांत्रिक राक्षस के वध पर 10,000 पुण्य सेवा प्राप्त करें, प्रत्येक विशालकाय यांत्रिक राक्षस के वध पर 100,000 पुण्य सेवा प्राप्त करें। नस्लीय युद्ध के समय मिशन के पुरस्कार भी बहुत उदार थे। भारी पुरस्कारों के तहत साहसी लोग अवश्य ही सामने आएंगे। चीन की महान दीवार के अंदर और बाहर चारों ओर एक घातक आभा फैली हुई थी। लड़ो लड़ो लड़ो, अपनी जाति के लिए मार डालो, अपने पूर्वजों का बदला लो। नस्लीय युद्ध, इसके लिए हर कोई जिम्मेदार है। उमड़ते जोश के साथ अपनी जवानी के चरम पर मौजूद अनगिनत विश्वविद्यालय के छात्र लघु रोबोटों से सजे हुए सबसे बहादुर योद्धाओं की तरह आगे बढ़े। वीर का दिल भी तेजी से धड़क रहा था। हालांकि वह पहले से ही लेफ्टिनेंट थे और उन्हें व्यक्तिगत रूप से युद्ध के मैदान में जाना जरूरी नहीं था, फिर भी वह इस समय पीछे रहने को तैयार नहीं थे। उसके लघु यंत्र से ऊर्जा में उतार चढ़ाव उत्पन्न हुए और वीर का शरीर युद्ध की उस उग्र धारा में विलीन हो गया। 408 मानवता के लिए संघर्ष। लोहे का एक सैलाब उमड़ पड़ा। भूतिया यांत्रिक राक्षस भयानक रूप से डरावने थे, नुकीले दांतों और तीखे दांतों वाले, उनके लोहे जैसे मजबूत शरीर अडिग थे। वे जहां भी गए सब कुछ नष्ट कर दिया, केवल वीरांगी ही बची रही। फिर भी आकृतियां बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ीं, ब्रह्मांडीय युद्ध की पृष्ठभूमि में छोटी छोटी छवियां बनकर रह गईं, लेकिन लोगों को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थीं। छोटे छोटे यंत्रों से लैस ग्रेट वॉल वॉरियर्स और इंटरस्टेलर कल्टीवेटर्स ने मृत्यु को चुनौती देते हुए अविनाशी यांत्रिक राक्षसों से सीधे टक्कर ली। शक्ति का टकराव हुआ, ऊर्जा की बौछार हुई और लगातार चिंगारियां उड़ती रहीं। शून्य लोक में एक विशाल घंटी जैसी ध्वनि गूंजी, मानो आत्मा की कोई आवाज सबके हृदय में अनंत काल तक गूंजती रही हो। महान दीवार के योद्धाओं, महान दीवार विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों, 6000 वर्ष से भी अधिक समय पहले हमारे अंतरतारकीय मानव पूर्वज बंजर सौर मंडल से निकले और हमसे पहले इस विशाल तारामंडल में बस गए। लेकिन ब्रह्मांड अंधकार में और क्रूर है, हम मनुष्य निरंतर विनाश के खतरे में हैं। जब घोंसला उलट जाता है तो कोई अंडा सुरक्षित नहीं रहता। अभी हम यहाँ इस अंतरतारकीय महान दीवार के भीतर मानव तारामंडल की रक्षा की पहली पंक्ति की रक्षा कर रहे हैं। हमारे पीछे वह विशाल तारामंडल है जिसे हमारे पूर्वजों ने हजारों वर्षों में रक्त और जीवन से खरीदा है, हमारी सबसे बड़ी विरासत। एक बार जब हम असफल हो गए तो हमारे अनगिनत साथी भूत जाति के चंगुल में फंस जाएंगे और दर्दनाक मौत मरेंगे। हमारे पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है, न ही हम पीछे हट सकते हैं। इसलिए आप कृपया सभी लोग महान दीवार के लिए लड़ें, अपनी जाति के लिए लड़ें, मानवता के लिए लड़ें। लड़ो लड़ो लड़ो, मानवता के लिए लड़ो। वह आवाज इतनी गूंजदार और शक्तिशाली थी, जोशीले युद्ध इरादे से भरी हुई, जैसे किसी योद्धा की दहाड़ जो एक दुखद भाग्य का सामना कर रहा हो। बलवान युद्ध इरादे से लबालब, विनाश से बेखौफ, अविचल। सबके दिलों में खून खौल रहा था, उनके शरीर युद्ध के लिए तड़प रहे थे, उनकी आंखों में अटूट संकल्प झलक रहा था। वहां और कोई व्यवधान नहीं था, केवल एक ही आवाज उनके दिमाग में गूंज रही थी। लड़ो लड़ो लड़ो, ग्रेट वॉल के लिए लड़ो, अपनी जाति के लिए लड़ो, मानवता के लिए लड़ो।
भूतिया यांत्रिक राक्षसों को ज्वार की तरह उमड़ते हुए देखकर सभी अंतरतारकीय मनुष्यों की आंखों में अब केवल एक ठंडा दृढ़ संकल्प ही दिखाई दे रहा था। अगर तुम लड़ना चाहते हो तो मैं लड़ूंगा। अंतरिक्षीय विशाल दीवार से आकृतियां बाहर निकली, मांस और इस्पात आपस में टकराए, और जैसे ही दो धाराएं टकराईं, युद्ध की चीखें तुरंत आकाश में गूंज उठीं, जिससे शानदार आतिशबाजी हुई। वैक्यूम फ्रीज फिस्ट। एक ही झटके में एक ठंडी धारा उमड़ पड़ी, जो परम शून्य तापमान लिए हुए थी, मानो अपने सामने की हर चीज को पूरी तरह से जमा देने के लिए तैयार हो। जहां कहीं भी ठंडी धारा बहती थी, वहां भूतिया यांत्रिक जानवर अंदर से जमने लगते थे, उनके विशाल शरीर अकड़कर गतिहीन हो जाते थे। अंतहीन अग्नि यातना। आग की लपटें भड़क उठीं, एक विशाल क्षेत्र की तरह तेजी से फैल गईं, झुलसा देने वाली गर्मी लिए हुए एक धधकते सूरज की तरह, मानो पल भर में सब कुछ राख में बदल देंगी। यांत्रिक जीव उसमें गिर गए और पल भर में चुपचाप पिघल गए, यहाँ तक कि उनके भीतर मौजूद भूतिया ऊर्जा शरीर भी पूरी तरह से जलकर बिखर गए। अंधकार में विनाश। काला डार्क मैटर उमड़ती लहरों की तरह एक के बाद एक फैलता गया और क्रमानुसार सब कुछ अपने में समाहित करता चला गया। ब्रह्मांड में धनात्मक पदार्थ चाहे जो भी रूप धारण करे, जैसे ही वह अंधकार में पदार्थ से टकराता है, वह तुरंत धनात्मक अंधकार में विनाश से गुजर जाता है। पदार्थ और ऊर्जा के सभी रूप पुनर्तः ध्वस्त हो जाते हैं, जिससे भारी मात्रा में ऊर्जा फैलती है और अधिक यांत्रिक जीवों को अपनी ओर आकर्षित करती है। अंतरतारकीय योद्धाओं का पहला दल पहले ही भूतिया काली लहर से भिड़ चुका था। उनमें आश्चर्यजनक विधियों वाले दुर्जय अस्तित्व शामिल थे, जो एक के बाद एक निरंतर शक्ति उतार चढ़ाव उत्पन्न कर रहे थे, जिससे युद्ध की प्रस्तावना शुरू हो गई थी। जीन मार्शल आर्ट्स के मुख्य भयंकर थे और जीन पावर में कई शक्तियां थीं। हवा, आग, गरज, बिजली, गुरुत्वाकर्षण, आकर्षण, चुंबकत्व। विभिन्न ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को मानव शरीर द्वारा नियंत्रित किया जाता था, जो अपार शक्ति का प्रदर्शन करते हुए सब कुछ बहा ले जाती थी। मिथ जीन ने मनुष्यों को अपने नश्वर शरीर के साथ निरंतर विकसित होने की अनुमति दी, जिससे वे धीरे धीरे उस स्तर तक पहुंच गए जहां वे शक्तिशाली अंतरतारकीय जातियों के साथ सीधे प्रतिस्पर्धा कर सकते थे और विकास की अनंत संभावनाएं मौजूद थीं। यही कारण था कि भले ही अंतरतारकीय मनुष्यों की तकनीक ब्रह्मांड में केवल मध्य से निम्न स्तर की थी, फिर भी उनकी जीवन शक्ति तिलचिट्टे जैसी थी, जिसे नष्ट करना असंभव था, और प्रत्येक झटके के साथ वे और मजबूत होते जा रहे थे। यही असली कारण था। और वे प्रेतवादित यांत्रिक राक्षस भी अत्यंत क्रूर थे, मृत्यु से बेखौफ ज्वार की तरह लहरों में उमड़ते हुए दृष्टि में आने वाली हर चीज को डुबो देते थे। वे विचित्र और विविध रूपों में थे, कुछ विशाल हाथियों जितने छोटे, कुछ समुद्री व्हेल जितने बड़े, और कुछ भूमि जितने विशाल। उनकी संख्या मधुमक्खियों के झुंड की तरह विशाल थी, जो एक काले दमनकारी बादल का रूप धारण करके गरजती हुई आगे बढ़ती थी। बैंग बैंग बैंग। यांत्रिक राक्षसों के शरीरों से तोपें निकली, जिन्होंने हजारों मिसाइलें और ऊर्जा तोपें दागी, जिससे हवा में हर जगह ऊर्जा विस्फोट फैल गए। मानव शरीर यांत्रिक राक्षसों से भिड़ गए, अंतहीन लड़ाई लड़ते हुए मौत तक। वीर की आकृति भीड़ में गुम हो गई और उसका सामना अपने प्रतिद्वंद्वी से भी हुआ। ये भेड़िए के आकार का एक यांत्रिक राक्षस था, जिसके 3 सींग वाले भेड़िए के सिर और 7 पूंछें थीं, जो भयंकर और भयानक था। जैसे ही उसने वीर को देखा, 3 सिर वाले यांत्रिक भेड़िए की आंखों से तुरंत लाल लेजर किरणें निकली, जो तेजी से तीखी और झुलसा देने वाली थीं, जैसे कोई लाइट सेबर जो शून्य क्षेत्र को चीरती हुई आगे बढ़ रही हो। बंदर राजा का क्षेत्र। वीर ने एक शब्द भी नहीं कहा, सीधे अपनी सबसे शक्तिशाली विधि का प्रयोग किया। नस्लीय संघर्ष कभी खत्म नहीं होगा, तुम मरोगे, मैं जीऊंगा। इस समय पीछे हटना वास्तव में मृत्यु को दावत देने जैसा होगा। वह अपने प्रतिद्वंदी को मारकर ही जीवित रह सकता था। सुंदर बंदर राजा जीन को 4 अंकों तक मजबूत किए जाने के बाद डोमेन की सीमा 12 मीटर तक विस्तारित हो गई, जिससे एक त्रिआयामी स्थान का निर्माण हुआ जहां सभी ऊर्जा उसके नियंत्रण में थी। अपवर्तन। जैसे ही लेजर किरणें ऊपर से गुजरी, वीर के दिमाग में अचानक हलचल मच गई। बिना किसी प्रत्यक्ष साधन के हवा में कंपन हुआ, वह घनीभूत होकर एक दर्पण जैसी सतह बन गई। हवा को चीरती हुई लेजर किरणें तुरंत वापस परावर्तित होकर भेड़िए के आकार के यांत्रिक राक्षसों से टकराईं, उनके शरीर झुलस गए और वे बार बार टूटने लगे। वीर का हाथ हवा में कस गया और गरज इकट्ठा होकर एक ठोस भाले का रूप ले लिया। जाओ, उसने गहरी आवाज में चिल्लाते हुए भाला उठाया और उसे पूरी ताकत से फेंक दिया। वज्र भाले की धार बेजोड़ थी, जो तुरंत भूतिया यांत्रिक जानवर के शरीर में घुस गई, जिससे मशीन का संचालन बाधित हो गया और उसके सभी कार्य पूरी तरह से नष्ट हो गए।
उस यांत्रिक दानव की आंखों में लाल रोशनी लगातार टिमटिमा रही थी और उसके पूरे शरीर से बिजली की चिंगारियां निकल रही थीं, जो पल भर में हवा में चिंगारियों के गोले में बदल गईं। इसके बाद वीर ने जरा भी दया नहीं दिखाए, लगातार प्रहार करता रहा, एक के बाद एक वज्रपात करता रहा और उन्हें बिना रुके फेंकता रहा। बिजली के भाले बरसने लगे, हर भाला दुश्मन को लगता और एक जोरदार धमाके के साथ फट जाता। हालांकि इस तरह के विनाशकारी तरीके शक्तिशाली तो थे, लेकिन वे बहुत अधिक जीन शक्ति का उपभोग करते थे और टिकाऊ नहीं हो सकते थे। फिर भी उनके सामने मशीनों का विशाल समूह अंतहीन प्रतीत हो रहा था। वीर ने एक पल सोचा, फिर तुरंत अपनी रणनीति बदल दी और अपनी सारी जीन शक्ति को अपनी त्वचा की सतह पर केंद्रित कर खुद को बचाने के लिए एक सुरक्षात्मक कवच बना लिया। एक कड़ाई वाली सुई अचानक प्रकट हुई और पलक झपकते ही वह 3 मीटर से अधिक लंबी एक असीम दिव्य लोहे की छड़ी बन गई, जिसे उसने अपने हाथ में कसकर पकड़ रखा था। वीर जोर से हंसा, पुराने दोस्त, बहुत दिनों बाद हम कंधे से कंधा मिलाकर लड़े हैं। आज हम जी भर के लड़ेंगे। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, वह और छड़ी एक हो गए, उसका शरीर एक धुंधलेपन में बदल गया जो हवा में उड़ गया। मन बंदर शक्ति के आशीर्वाद से छड़ी का भार बढ़ गया, घुमाने पर पंख की तरह हल्की, फिर भी गिरने पर माउंट ताए की तरह भारी। अविश्वसनीय रूप से उग्र और शक्तिशाली ताकत लिए हुए अपने सामने सब कुछ एक विनाशकारी शक्ति की तरह बहा ले गई, मानो अपने सामने सब कुछ नष्ट कर देना चाहती हो। वे यांत्रिक दानव, जो दूसरों की नजर में इस्पात और लोहे की हड्डियों से बने और बेहद शक्तिशाली प्रतीत होते थे, उस असीम दिव्य लोहे, उस प्राचीन दिव्य हथियार के सामने टोफू की तरह नाजुक थे। छड़ी के एक ही वार से वे सब चूर चूर हो गए। वीर की आभा बहुत शक्तिशाली थी, उसके हाथ में मौजूद लोहे का डंडा गोल गोल घूम रहा था, जिससे एक अभेद्य अवरोध उत्पन्न हो रहा था जो उन भयंकर भूतिया यांत्रिक राक्षसों को जरा भी पास आने से रोक रहा था। अध्याय 409 सुनहरा बंदर अपना शक्तिशाली डंडा उठाता है। वूश वूश वूश, लोहे की छड़ सीटी बजाती हुई, घने वृत्त बनाती हुई, मानो कोई अभेद्य मांस और रक्त पीसने वाली मशीन हो। एक बार इसके दायरे में आ जाने पर व्यक्ति को छड़ से बार बार मारा जाता था, जिससे वह तुरंत चूर चूर हो जाता था। यहां तक कि लोहे का बना ढांचा भी टुकड़ों में बिखर जाएगा और चारों ओर फैल जाएगा। हालांकि असीम दिव्य लोहा एक विशाल पृथ्वी के दिव्य स्तंभ को सहारा दे सकता था, जो अविश्वसनीय रूप से कठोर और 1000 वर्षों तक अविनाशी था। जहां वीर खड़ा होता था, वह एक अभेद्य स्थान बन जाता था, जहां लाठियों के प्रहारों का तूफान उठ खड़ा होता था, और जहां भी लाठियों का बल पहुंचता था, वह सब कुछ पूरी तरह से चकनाचूर कर देता था। भूतिया यांत्रिक जानवर एक पल के लिए भी उसके पास नहीं आ सके, वे तितर बितर हो गए और उससे बच निकले। उनके भीतर मौजूद प्रेत राक्षसों में बुद्धि थी और वे अपनी सीमाओं को जानते थे। ये देखकर उन्होंने लोहे की छड़ के सुरक्षात्मक घेरे से बचते हुए सीधे अंतरतारकीय महान दीवार के किले की ओर धावा बोल दिया। इन यांत्रिक राक्षसों का प्राथमिक लक्ष्य अंतरतारकीय महान दीवार के मजबूत किलों पर विजय प्राप्त करना था। अब जब वीर नामक एक अवरोधक बाघ प्रकट हुआ, तो उन्होंने तुरंत उससे बचने का विकल्प चुना और सीधे टकराव की कोई इच्छा नहीं दिखाई। लेकिन भले ही वे उससे बच रहे थे, वीर उन्हें जाने देने को तैयार नहीं था। वह तेजी से आगे बढ़ा और कुछ ही दूरी पर मौजूद यांत्रिक प्राणियों के एक समूह के पास पहुंचा। ये यांत्रिक प्राणी काफी हद तक एक जैसे थे, जिनका शरीर एक विशाल धातु के सिर जैसा था, जिस पर एक बड़ी आंख बनी हुई थी। जाति अंतरतारकीय मानव, कार्बन आधारित जीवन शक्ति सूचकांक 5000 से ऊपर। वीर को पास आते देख उन एक आंख वाले राक्षसों ने तुरंत अपनी आंखों से भयानक हरी रोशनी निकाली, जो उस पर चमक रही थी, मानो उसे पूरी तरह से भेद देना चाहते हो, और लगातार चमकती हुई संख्याएं उसका विश्लेषण कर रही थीं। वीर का दिल तनावग्रस्त हो गया और उसने सहज रूप से अपने मन की किंग डोमेन को सक्रिय कर दिया। उसकी माइंड मन की पावर एक भौतिक इकाई की तरह ठोस हो गई और सभी जिज्ञासु निगाहों से खुद को बचा लिया। एक आंख वाले राक्षस की ताक झांक तुरंत बंद हो गई। वीर का पूरा शरीर दोषरहित था और उससे अब किसी भी प्रकार की जानकारी लीक नहीं हो रही थी। इसके विपरीत, जैसे ही उसकी आंखें खुलती और बंद होती, चांदी जैसी रोशनी फूट पड़ती। अथाह मानसिक शक्ति का विस्फोट हुआ, मानो अदृश्य विशालकाय हाथ अचानक बल प्रयोग कर रहे हों। जहां तक वह बल पहुंचा, उसने तुरंत उन सभी एक आंख वाले राक्षसों को अपनी चपेट में ले लिया और उन्हें एक साथ कैद कर लिया। उन यांत्रिक राक्षसों की आंखों से बिजली की रोशनी फूट पड़ी, उनके शरीर लगातार कांप रहे थे, अदृश्य बंधनों से मुक्त होने की कोशिश कर रहे थे, लगातार कंपन कर रहे थे। बैंग बैंग बैंग, अदृश्य मानसिक शक्ति की रस्सियां धीरे धीरे टूटकर मुक्त हो गईं।
लेकिन एक चाल में सफल होने के बाद वीर उन्हें प्रतिक्रिया करने का मौका कैसे दे सकता था। वह इतनी तेजी से उछला कि मानो कोई सुनहरा बंदर कलाबाजी कर रहा हो। वूश वूश वूश, छड़ी हवा में टूट पड़ी, पल भर में सैकड़ों हजारों टुकड़ों में बिखर गई, और हर टुकड़ा उन एक आंख वाले राक्षसों पर प्रहार कर रहा था। लोहे के बैरल की तरह बने उनके धातु के शरीर टोफू की तरह नाजुक थे, जो टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गए। भूतिया यांत्रिक जीवों के शरीर किसी अज्ञात ब्रह्मांडीय धातु से बने थे, जिससे उनके शरीर अविश्वसनीय रूप से कठोर हो गए थे। लेकिन वीर, जो असीम दिव्य लोहे की प्राचीन कृति धारण किए हुए था, अविनाशी था। ये धातु के कवच, जो दूसरों के लिए बहुत कष्टदायक थे, उसकी छड़ी के नीचे सड़ती हुई लकड़ी के समान थे। जहां तक छड़ी पहुंची, वहां सब कुछ नष्ट हो गया। कुछ समय के लिए उसने एक आंख वाले राक्षसों के इस झुंड में भारी अराजकता फैला दी थी। बचे हुए एक आंख वाले यांत्रिक राक्षसों ने तुरंत किरणें छोड़ी, जो हवा में जाल की तरह फैल गईं, झुलसा देने वाली और तीखी। उनके रास्ते में आने वाली हर चीज पूरी तरह से कट गई। उनकी गति इतनी तीव्र थी कि वे वीर को 1000 टुकड़ों में काट देना चाहते थे। खुला, लेकिन वीर पूरी तरह निडर होकर दहाड़ा। बंदर राजा का साम्राज्य जबरदस्ती फैल गया और अंतरिक्ष में सब कुछ उसके नियंत्रण में आ गया। अंतरिक्ष में थोड़ी विकृति आए और ऊर्जा में उतार चढ़ाव हुआ। ऐसा प्रतीत होता था कि वे किरणें अदृश्य दर्पणों से टकरा रही थीं, सभी दिशाओं में परावर्तित हो रही थीं, बेतहाशा फैल रही थीं, और इसके परिणामस्वरूप आसपास के यांत्रिक जानवरों में विस्फोट हो गया। इस अफरा तफरी का फायदा उठाते हुए वीर वहां रहने लगा। महान ऋषि दंड धारण करते हैं। उस क्षण की गति इतनी प्रबल थी कि उसने तारों भरे आकाश में तबाही मचा दी। वीर, जो मनुष्य और क्षण का एक मिला जुला रूप था, लट्टू की तरह हवा में तेजी से घूम रहा था। उसकी ताकत तो भारी थी ही, साथ ही उसकी गति भी असाधारण थी, जिससे पीछे धुंधली लकीरें बन रही थीं। वे एक आंख वाले राक्षस, पूरी तरह से मुक्त होने में असमर्थ, प्रतिरोध करने में असमर्थ थे। वे छड़ी के बल में बह गए, और धमाके के साथ वे पूरी तरह से नष्ट हो गए, टुकड़े टुकड़े हो गए। एक एक करके टूटे हुए शरीरों से भूतिया राक्षस बाहर निकले, खामोश दहाड़े निकालते हुए, विकृत और भयानक हताशा से भागने की कोशिश करते हुए। तुम कहाँ जा रहे हो? वीर ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। उसे इसका पहले से ही अंदाजा था। बंदरों के राज्य का विस्तार एक बड़े जाल की तरह हुआ और उसने उन सबको अपनी चपेट में ले लिया। पल भर में हवा, आग, गरज और बिजली उमड़ पड़ी और उन्हें पीसकर राख कर दिया। धूल का एक कण भी नहीं बचा। वीर के हमले के तहत भूत जाति ने भी उसकी शक्ति को महसूस किया और उससे बचने के लिए तितर-बितर हो गईं। कुछ समय के लिए वीर जहां भी जाता था, भूतिया यांत्रिक जानवर स्वेच्छा से एक तरफ हट जाते थे और उससे सीधे युद्ध नहीं करते थे। वह जहां भी जाता, यांत्रिक जानवर तितर-बितर हो जाते और कुछ समय के लिए वीर का कोई प्रतिद्वंदी नहीं रह जाता था। इसी बीच अन्य लोग भूत कबीले के इंद्रधनुषी पैरों वाले जीवों से भयंकर संघर्ष में लगे हुए थे। उनके पास असीम दिव्य लोहे जैसा कोई महान हथियार नहीं था और उनकी जीन शक्ति यांत्रिक राक्षसों के खिलाफ अपर्याप्त साबित हुई, जिसके कारण उन्हें बार बार हार का सामना करना पड़ा और उन्हें बहुत कठिनाई हुई। भूत यांत्रिक कबीले को कमजोरों को धमकाना और बलवानों से डरना भी आता था। वीर ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, तुम मुझसे बचना चाहते हो, मैं तुम्हें ऐसा करने कैसे दे सकती हूँ। उसने अपनी निगाहें घुमाई और उसका शरीर एक प्रेत की तरह हवा में उड़ गया और वह तेजी से पास ही मौजूद भूतिया यांत्रिक जानवरों के एक समूह की ओर बढ़ गया। क्या यही है? उसके शरीर पर मौजूद लघु यंत्र से चकाचौंध भरी लाल रोशनी निकल रही थी, मानो वह विनाश के कगार पर हो। एक अंतरतारकीय योद्धा घावों से लथपथ हौंफता हुआ, उसकी आंखों में गंभीरता झलक रही थी। एक बार इस भारी भरकम सुरक्षा कवच के बिना एक नश्वर शरीर को ब्रह्मांडीय अंतरिक्ष वातावरण में उजागर कर दिया जाए, तो भयावह परिणाम की कल्पना की जा सकती है। एक विकट परिस्थिति का सामना करते हुए, अपने सामने खड़े उस यांत्रिक जानवर को देखते हुए, जो एक भयंकर बाघ की तरह दिख रहा था, उसके चेहरे पर गहरी अनिच्छा और क्रूरता के भाव दिखाई दे रहे थे। हे जानवर, अगर मैं मर भी जाऊं, तो भी मैं तुम्हें अपने साथ नीचे खींच ले जाऊंगा। वह दहाड़ा, उसके शरीर से घनी लपटें उठ रही थीं। उसका पूरा शरीर एक उल्कापिंड में बदल गया और वह निडर होकर अपने सामने खड़े यांत्रिक दानव की ओर बढ़ा, मानो दोनों टकराकर नष्ट हो जाने वाले हों। क्या अगले ही पल उसकी आंखें क्रोध से चौड़ी हो गईं, जब उसने एक काली आकृति को जबरदस्ती अंदर घुसते हुए देखा, जो आकाश से उतरती हुई एक छड़ी जैसी तकनीक का प्रदर्शन कर रही थी। बल इतना प्रचंड था मानो कोई पहाड़ नीचे दबा रहा हो, और उस प्रचंड ऊर्जा से दम घुट रहा था। बूम!
उसके सामने खड़ा भयानक यांत्रिक दानव लोहे की छड़ के नीचे पल भर में चूर चूर हो गया, यहां तक कि उसके अंदर मौजूद प्रेत शक्ति भी नहीं बच पाए। धन्यवाद। इससे पहले कि वह अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर पाता, वह काली आकृति एक पल भी नहीं रुकी, हवा में उड़ती हुई सीधे यांत्रिक राक्षसों के सबसे घने हिस्से की ओर बढ़ गई। वह जहां भी गया वहां हर जगह धातु के मलबे बिखरे पड़े थे। सबसे बाहरी यांत्रिक राक्षसों में से एक भी इस व्यक्ति का मुकाबला नहीं कर सका। उस जोरदार प्रहार से वे सब चकनाचूर हो गए। अंतरतार की यह योद्धा ने दांत पीसते हुए सहज रूप से उसका अनुसरण किया। एक व्यक्ति, एक छड़ी, अतुलनीय साहस का धनी था। भूतिया यांत्रिक राक्षसों की लहर के लिए वास्तव में उसी ने रास्ता साफ किया था। स्वर्ण बंदर ने हजार जिन की छड़ी को जागृत किया और ब्रह्मांड से सारी धूल साफ कर दी। सन वुकोन का पौराणिक मार्ग, परिपूर्ण जीन, बिना किसी दोष के मिश्रधातु से निर्मित भूत यांत्रिक जानवरों का सीधे सामना करने की अनुमति मिलने के कारण वह पीछे नहीं रहा और जीन पावर की सहायता से वह निर्णायक स्थिति में था। शायद भूत सेना के मुख्य विशालकाय यांत्रिक जीव ही उससे पराजित कर सकते थे। वीर परिधि पर नरसंहार करता रहा, धीरे धीरे मशीनी लहर के केंद्र में घुसता गया और जहां भी जाता जबरदस्ती अपना रास्ता बनाता चला गया। उसके उग्र स्वभाव को देखकर आसपास के अंतरतार के योद्धा अनायास ही एकत्रित हो गए और धीरे धीरे एक योद्धा टीम का गठन कर लिया। एक अकेला व्यक्ति, एक अकेली टीम तीर की नोक की तरह बहादुरी से आगे बढ़ी, सीधे यांत्रिक लहर का सामना करते हुए और उसके आंतरिक भाग की ओर बढ़ गई। लड़ाई सबसे भीषण वहीं थी। अध्याय 410 युद्ध का दलदल। अंतरिक्षीय युद्ध क्षेत्र एक अराजक अव्यवस्था में डूबा हुआ था, जहां तोपें गरज रही थीं, ऊर्जा का प्रभाव पड़ रहा था, मांस और रक्त बह रहा था और यांत्रिक विस्फोट हो रहे थे। मानव जाति और भूत जाति एक भयंकर युद्ध में उलझी हुई थीं। मांस और इस्पात का टकराव हो रहा था। जैसे जैसे युद्ध फैलता गया और ऊर्जा तोपें लगातार बमबारी करती रहीं, जिससे अंतरिक्षीय महान दीवार की ऊर्जा ढाल लगातार कांप रही थी। जहां तक नजर जाती थी वह पूरी तरह से एक खूनी युद्ध क्षेत्र में बदल चुका था। दोनों पक्षों के सबसे शक्तिशाली योद्धा एक अराजक झड़प में उलझे हुए थे। तुम बनाम मैं बनाम तुम, प्रतिद्वंद्वी की कोई अवधारणा नहीं थी, केवल कट्टर दुश्मन थे। ऐसे दुश्मन जो जान की बाजी लगाकर लड़ेंगे। अंतरतारकीय क्षेत्र के प्रत्येक मनुष्य की आंखें रक्त से लाल थीं। उनके प्रतिद्वंद्वी का रूप चाहे जैसा भी हो, चाहे वह बड़ा हो या छोटा, भयानक हो या सुंदर, जब तक वह मनुष्य नहीं होता वे बिना दया के तुरंत उस पर प्रहार कर मार डालते। युद्ध क्षेत्र में एक हताशा और भयावह माहौल छा गया, जिससे सभी का दम घुट रहा था। गुरुत्वाकर्षण, विद्युत चुंबकीय उतार चढ़ाव, भयावह विकिरण, ब्रह्मांड की सभी प्रकार की ऊर्जा एक साथ मिलकर एक पेस्ट बन गई और पदार्थ की मूल आणविक संरचना भी पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। केवल मूल कण रूप ही बचे रहे, मानो ये ब्रह्मांड के प्रारंभिक बिग बैंग का दृश्य हो। ऐसे कठोर ब्रह्मांडीय वातावरण के संपर्क में आने वाला कोई भी प्राणी संभवतः तत्काल कैंसरजन्य उत्परिवर्तन, विघटन और सर्वनाश का शिकार हो जाएगा। जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने में भी असमर्थ होकर पूरी तरह से अर्थहीन हो जाएगा। ऊर्जा अराजक थी और युद्ध क्षेत्र का केंद्र एक ब्लैक होल की तरह लग रहा था जो जीवन को निगल रहा था, यहां तक कि स्थूल भौतिक नियमों को भी इस हद तक विकृत कर रहा था कि उन्हें पहचानना मुश्किल था। अंतरिक्ष में मांस और खून बिखर गया, यांत्रिक मलबा बरसने लगा। असंख्य अंतरतारकीय योद्धाओं और अनुभवी ग्रेट वॉल विश्वविद्यालय के छात्रों ने निडर होकर अपने मांस और खून से बने शरीरों के साथ भूतिया यांत्रिक राक्षसों के खिलाफ मोर्चा संभाला, अंतरिक्ष में खून बहाया और अपनी जान गंवाई। युद्ध भयंकर रूप से जारी रहा और अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जो अब लड़ने में असमर्थ थे और अपने साथियों के साथ दुखी मन से पीछे हट गए। युद्ध के दलदल में अनगिनत लोग फंस गए, जिससे वे खुद को बाहर निकालने में असमर्थ हो गए और उन्हें अपनी जान की भारी कीमत चुकानी पड़ी। फिर भी इस समय लोगों की एक टीम विपरीत दिशा में आगे बढ़ रही थी, जो स्पष्ट रूप से सबसे अलग दिख रही थी। वीर लगातार अपने हाथ में लोहे की छड़ घुमा रहा था। उसकी ताकत अपार थी, मानो वह ताई पर्वत जितना भारी हो, फिर भी उसके हाथ में वह कड़ाई की सुई जितनी हल्की थी। हर घुमाव से ऐसा लगता था मानो वह अपने सामने की हर चीज को पूरी तरह से कुचल रहा हो। भूतिया यांत्रिक राक्षस एक एक करके निडर होकर आगे बढ़े, लेकिन हर बार वे चकनाचूर हो गए। एक एक करके भूत जाति के प्राणियों के चेहरे विकृत होते चले गए, क्योंकि वे अपने चकनाचूर धातु के कवच से बाहर निकल रहे थे। वीर के पीछे चल रहे अंतरतारकीय योद्धाओं के समूह ने तुरंत उन्हें पकड़ने के लिए कार्रवाई की।
ग्रेट वॉल लीजन द्वारा इस अंतरतारकीय युद्ध क्षेत्र में भाग लेने के लिए चुने जाने के कारण स्वाभाविक रूप से उनके पास भूतिया जीवन रूपों से निपटने के साधन थे। ऊर्जा हस्तक्षेप, विद्युत चुंबकीय अनुनाद, आयन जमाव। उनके हाथों से विभिन्न प्रकार की ऊर्जा किरणें निकली और इस हमले के तहत भूत जाति को भारी नुकसान उठाना पड़ा। वीर के नेतृत्व में लोगों का एक समूह स्पष्ट रूप से श्रम विभाजन और आपसी सहयोग के साथ उसके पीछे पीछे चल रहा था, जिससे उनकी युद्ध शक्ति में काफी वृद्धि हुई थी। वे सभी भयानक भूतिया यांत्रिक जानवर चूर चूर हो गए, उनमें प्रतिरोध करने की कोई शक्ति नहीं बची थी। टीम जहां भी जाती थी वो एक खूनी चक्की बन जाती थी, जो धारा के विपरीत दिशा में युद्ध क्षेत्र के सबसे गहरे हिस्से की ओर लगातार आगे बढ़ती रहती थी। गतिरोध वाले युद्ध क्षेत्र में ये सब इतना स्पष्ट था कि कभी कभी कई लोगों की आश्चर्यचकित निगाहें इस पर टिक जाती थीं। और ग्रेट वॉल के भीतर मौजूद जिन लोगों ने इस दृश्य को देखा, वे अपने वंश की प्रबलता को महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए। अंदर घुसकर उन शापित यांत्रिक बदमाशों को चकनाचूर कर दो। उन्हें हमारी अंतरतारकीय मानव शक्ति का एहसास होने दो। ग्रेट वॉल की रक्षा करो, मानव जाति की रक्षा करो। दूर दूर से जयकारे और प्रोत्साहन की आवाजें गूंज रही थीं, जिससे फैंगलिन स्क्वाड का मनोबल बढ़ रहा था। लेकिन वीर को इन सब बातों की जानकारी नहीं थी। वह हत्या में लीन था, अपने मुंह में नवक्रांति पुनर्जन्म की गोली 9 रिवॉल्यूशंस रिबर्थ पिल रखे हुए था, जिसे उसने पहले ही परिष्कृत कर लिया था। इस शक्तिशाली औषधीय गोली के असर ने उसे लड़ाई जारी रखने में मदद की। लोहे की छड़ ने घूमते हुए एक एक करके सभी भूतिया यांत्रिक जानवरों को पूरी तरह से चूर चूर कर दिया और उन्हें मूर्त गुणों में बदल दिया। 2 घंटे जल्दी बीत गए और उसने अकेले ही 100 से अधिक यांत्रिक राक्षसों को मार गिराया, जो 100,000 पुण्य के बराबर था। भूतिया यांत्रिक जानवर, जो आम लोगों की नजरों में भयावह थे, उनके लिए मानो उनके दरवाजे पर उपहार के रूप में पहुंचाए गए थे। यहाँ तक कि अंतरतारकीय योद्धाओं का वह समूह भी, जो उसके पीछे पीछे टुकड़ों टुकड़ों में आगे बढ़ रहा था, उसे भी बहुत लाभ हुआ। वे न केवल अधिक सुरक्षित थे, बल्कि उनकी सैन्य उपलब्धियों का संचय भी बहुत तेजी से हुआ, जिससे उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। हालांकि वीर ने इन छोटी मोटी बातों पर ध्यान नहीं दिया। इन भूतिया यांत्रिक जानवरों का शिकार करना अब उसके लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं रह गई थी। उसकी निगाह अचानक एक दूसरे क्षेत्र पर टिक गई। दूर से ही यांत्रिक राक्षसों का एक विशाल झुंड उत्पात मचा रहा था, जो लगातार मनुष्यों का शिकार कर रहा था। उनका नेतृत्व एक विशालकाय भूतिया यांत्रिक जानवर कर रहा था, जिसके आश्चर्यजनक रूप से 3 सिर और 6 हाथ थे और उसका रूप भयावह और क्रूर था। यांत्रिक राक्षसों के एक समूह से घिरा हुआ, यह एक उन्मादी राजा की तरह था। इसकी 6 आंखें लगातार आग, बिजली, लेजर और कई अन्य ऊर्जा हमलों को उगल रही थीं, जबकि इसकी 6 भुजाएं अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली बल के साथ लगातार बमबारी कर रही थीं। जो भी अंतरतारकीय योद्धा पास आता, वह तुरंत मांस के पेस्ट में बदल जाता और दर्दनाक मौत मर जाता। एक विशालकाय यांत्रिक दानव, उसने मन ही मन सोचा। यह विशालकाय यांत्रिक जीव अन्य यांत्रिक जीवों से 10 गुना से भी अधिक बड़ा था, एक छोटे पहाड़ की तरह विशाल और बहुत ही विशिष्ट था। उसे शुरू में ही यह आभास हो गया था कि इस यांत्रिक जानवर में कम से कम एक अंतरतारकीय साधक महान गुरु के बराबर युद्ध शक्ति है, और इसका इस्पात का शरीर उससे भी अधिक कठोर और अविचल है। वे साधारण यांत्रिक जानवर उसकी लोहे की छड़ के नीचे चकनाचूर हो गए, उनमें प्रतिरोध करने की कोई शक्ति नहीं थी। वह केवल भूतिया यांत्रिक राक्षसों के खिलाफ अपनी युद्ध क्षमता की सीमाओं का परीक्षण करना चाहता था। वीर के दिमाग में हलचल मच गई और अगले ही पल उसका शरीर सीधे यांत्रिक विशालकाय की ओर दौड़ पड़ा। क्या ये तो एक विशालकाय यांत्रिक दानव है? तुम वहां नहीं जा सकते। ये तो केवल महान गुरु की साधना प्राप्त शीर्ष स्तर का योद्धा ही कर सकता है। जल्दी करो, पीछे हटो, वरना मर जाओगे। उसके ठीक पीछे चल रहे कई अंतरतारकीय योद्धाओं ने तुरंत अपना रंग बदल लिया और चिल्लाने लगे। लेकिन वीर ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया, मानो उसने कुछ सुना ही न हो, और वह लगातार आगे बढ़ता रहा। महान ऋषि ने सागर को उलट दिया। वीर ने गहरी सांस ली, उसका चेहरा लाल हो गया, उसके पूरे शरीर की जीन शक्ति मानो उबल रही थी, उसकी जीवन शक्ति चरम सीमा पर सक्रिय हो गई, और उसके हाथ में मौजूद लोहे की छड़ तेजी से बड़ी होती गई, मानो कोई विशाल स्तंभ नीचे गिर रहा हो। उसकी गति किसी दिव्य स्तंभ के ढहने जैसी थी, जो पूरे समुद्र को उलट दे। मनुष्य और छड़ी एक हो गए, अपार शक्ति का विकिरण करते हुए अपने प्रतिद्वंद्वी को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया। उस विशालकाय यांत्रिक प्राणी ने बस एक ठंडी निगाह डाली, फिर अचानक एक मुक्का मारा, जिससे छड़ की सारी गति समाप्त हो गई।
वीर को तुरंत तोप के गोले की तरह पीछे की ओर धकेल दिया गया, उसका शरीर मानो कुचल गया हो, उसे असहनीय दर्द हो रहा था। एक ही वार में वह तुरंत बुरी तरह घायल हो गया, पूरी तरह से पराजित हो गया। उनका पीछा करने वाले अंतरतारकीय योद्धाओं ने तुरंत अपने भावों को पूरी तरह से बदल दिया, लेकिन उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और भागने के बजाय अपनी घेराबंदी को तेज कर दिया और यांत्रिक विशालकाय के सामने अवरुद्ध हो गए। इतने लंबे युद्ध के बाद उन्हें सब कुछ स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा था। वीर की क्षमता आश्चर्यजनक थी, उसकी प्रतिभा अपार थी, एक महान साधक होने के बावजूद उसके पास इतनी भयानक युद्ध शक्ति थी कि उसने भूत जाति को भारी क्षति पहुंचाई। अगर उसका विकास हुआ तो वह भविष्य में परग्रही प्रजातियों के खिलाफ होने वाली लड़ाइयों में एक प्रमुख शक्ति बनेगा और उसे यहाँ नहीं गिरना चाहिए। हालांकि वे उसके लिए अजनबी थे, फिर भी उन्होंने अपना फैसला कर लिया था। भले ही उन्हें स्वयं का बलिदान देना पड़े, वे मानव जाति की इस भावी आशा को यही नष्ट नहीं होने दे सकते थे। जातीय अस्तित्व के उस क्षण में कोई भी षड्यंत्र बेहद फीका प्रतीत होता था, केवल निस्वार्थ समर्पण ही शेष रह जाता था। उस विशालकाय यांत्रिक प्राणी ने उपहास उड़ाते हुए अपने कई अधीनस्थों को साथ लिया और उन पर कुचलने के लिए एक उग्र बाढ़ की तरह आगे बढ़ा। सभी लोग डगमगाए, लेकिन जरा भी पीछे नहीं हटे। जैसे कोई मृग रथ को रोकने की कोशिश कर रहा हो, वैसे ही वे पूरी तरह से नष्ट होने वाले थे और वे सब एक साथ चिल्लाए, जल्दी जाओ, हम इस यांत्रिक दानव को रोकेंगे, बाद में तुम हमारा बदला लेना। उन्होंने वीर को भागने का समय देने के लिए मरने का निश्चय कर लिया था, लेकिन उनका जवाब एक ठंडी गहरी चीख थी, रास्ते से हट जाओ। बूम! किसी के प्रतिक्रिया करने से पहले ही एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें झट से एक तरफ धकेल दिया। उन्हें पता भी नहीं चला कि वीर पहले ही फिर से खड़ा हो चुका था। उसके मुंह के कोने पर अभी भी खून लगा हुआ था, लेकिन उसकी निगाहें ठंडी और तीखी थीं। वह विशालकाय यांत्रिक दानव को सीधे घूर रहा था और उसमें हत्या का भाव भरा हुआ था। असंख्य सुनहरे तारे उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे थे, लगातार उड़ते हुए पक्षियों की तरह, फुर्तीले और स्वतंत्र, जिनके निशान पकड़ना मुश्किल था। ये आश्चर्यजनक रूप से गोल सुनहरी औषधीय गोलियां थीं।